अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदू लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते अपने नावल की तरफ। वाह, कितनी बड़ी हवेली है आपकी। उफ, और ये लॉन तो बहुत ही शानदार है। रोहा ने बीबी जान दादी के साथ हवेली की पाई बाग की सैर करते हुए खुशगवार हैरत से कहा। पुत्र रोही उफ नहीं कहते, अच्छी चीज़, अच्छा और खूबसूरत मंजर देखकर माशाल्लाह कहते हैं। इससे रब सोना खुश होता है। बीबी जान ने नरमी से समझाया तो वो खजल सी होके बोली, जी सॉरी बीबी जान। अच्छा छोड़, ये बता तुझे तेरी माँ ने इधर कैसे भेज दिया, वो भी अकेली लड़की को। आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा क्या? रोहा ने यकदम से अफसुदा होकर पूछा। नहीं और नहीं पुत्र, मेरी धी रानी, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे आने से। तू 6 साल की थी जब यहाँ से गई और अब माशाल्लाह 20 साल की होगी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी। बीबी जान ने इसकी थोड़ी पकड़ कर इसकी चांदनी लौटाते चेहरे की दिलकश नकूश को देखते हुए मोहब्बत और मसरत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया बीबी जान। दरअसल पापा बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं, 1 माह से पहले नहीं आएंगे और मम्मा दुबई जा रही थी। मेरे बीएससी के पेपर्स ख़त्म हो गए थे, मैं फ़ारिग थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये छुट्टियाँ आप लोगों के पास गुजारूँ। मम्मा बड़ी मुश्किल से राज़ी हुई थी। 1 माह से पहले तो कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि अगर मेरा दिल लग गया तो रिज़ल्ट आउट होने के बाद ही वापस जाऊंगी। रोहा ने मुस्कुराते हुए सारी बात बताकर आखिर में अपनी प्लानिंग भी बताई तो बीबी जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी धी रानी, आखिर को तो तुझे इधर ही आना है ना? क्या मतलब? इसने हैरत और मासूमियत से सवाल किया। रोही रोहा पुत्र, मेरी धी रानी, इंसान की पहचान इसकी बुनियाद होती है। दरख्त जड़ के बगैर ज़्यादा देर हरा भरा नहीं रह सकता। एक दिन इंसान को अपनी असल की तरफ लौट के आना पड़ता है। मैं समझ गई। पता है बीबी जान, अब्बा तो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन मम्मा इन्हें नहीं आने देती, इन्हें पेंडू कहती हैं। रोहा ने ईमानदारी से मगर शुदा लहजे में बताया। वो झल्ली है, नहीं जानती कि वो इसी पेंडू की बीवी है। बीबी जान ने धीरे से हंसकर कहा, बीबी जान, पापा बचपन में कैसे थे? संजीदा, शौक, शरारती, कमगोइयाँ बतौनी। वो बहुत शरारती था, बहुत बोलता था, लेकिन अपने बाबा जान से डरता भी था। इसे गांव में रहने का जितना शौक था, इतना ही हालात ने इसे गांव से दूर और शहर से करीब कर दिया। बीबी जान बात करते करते सुदा सी हो गई थी, इनकी आवाज़ भर गई, आंखें भीगी थी। रोहा के दिल को कुछ होने लगा। ये पुरनूर चेहरे वाली प्यारी और शफीक हस्ती से बहुत दिल के करीब महसूस हो रही थी। खून का रिश्ता तो था ही, लेकिन एक माँ जो अपनी बेटी की जुदाई में दुखी थी, इसकी बेबसी, तकलीफ़ और दुख ने रोहा जैसी सास दिल लड़की को भी दुखी कर दिया था। बीबी जाना फिक्र ना करिए, देखिएगा एक दिन पापा ज़रूर आएंगे और मम्मा भी। रोहा ने इनका हाथ थाम कर पूरी उम्मीद और जोशीले लहजे में कहा तो वो मुस्कुराते हुए गोया हुई, इंशाल्लाह पुत्र, अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे। अच्छा चल, अब कुछ खा पी लें, तो सुबह से भूखी प्यासी घर से निकली है। सलार और अमीना ज़हरा का तो कुछ पता नहीं है कि कितनी देर में वापस आएँ, तो कब तक इनके इंतज़ार में भूखी बैठी रहेगी? नहीं बीबी जान, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ आकर और अब उन सब से मिलने के लिए बेताब हूँ। खाना उन सब के साथ ही खाऊंगी, वरना वो लोग क्या सोचेंगे, कितनी बेसब्री लड़की है, मेज़बान के बगैर ही खाना खा लिए, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। वो मुस्कुराते हुए बोली तो बीबी जान ने खुश होकर इसकी पेशानी चूम ली। जीती रहो मेरे हसन की निशानी, सदा सुखी रहो। चल अंदर, मैं सलार को फ़ोन करके कहती हूँ कि जल्दी घर आ जाए, कोई खाने पर इसका इंतज़ार कर रहा है। इनको मेरा ना बताइएगा बीबी जान, मैं इन सबको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। उनका हाथ पकड़कर राहदारी से गुजरते हुए बोली, अच्छा नहीं बताती बीबी जान। इसकी बात पर हंस दी। बस वो लोग रास्ते में हैं, 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैं शरीफन से कहती हूँ खाना गर्म करे और इनके आते ही दस्तरखान लगा दे, बल्कि आज मेज़ पर लगवाती हूँ। तुझे तो ज़मीन पर बैठकर खाने की आदत नहीं होगी ना, शहर में तो मेज़ पर खाना लगता है। बीबी जान ने सलार से फ़ोन पर बात करने के बाद रोहा से कहा तो वो हंस पड़ी। सफ़ेद ट्राउज़र पर बेबी पिंक कलर की टी शर्ट पहने अपनी स्याह सिल्की बालों को इसने खुला छोड़ रखा था। फ्रंट से बाल कटे हुए थे जो इससे और भी कम उम्र जाहिर कर रहे थे। इसकी पुश्त पर लहराते लंबे स्याह बाल इसके सादा और मासूम हुस्न को चार चांद लगाए रखते थे। और इससे अपने ये लंबे बाल बहुत पसंद थे। हालांकि मामा कई बार इससे कह चुकी थी कि बाल कटवा ले, बॉब कट रख ले, शोल्डर कट करा ले, मगर वो कहती, मामा औरत का आधा हुस्न इसके लंबे घने खूबसूरत बालों में होता है, इसलिए मैं कटिंग नहीं करवाऊंगी। और मामा ने थक हार कर कहना ही छोड़ दिया था। अब बीबी जान, ज़हरा ने तालीम हासिल की है क्या? हाँ, सलार ने से पढ़ाया तो खूब, दिल लगा के 12 जमातें पास कर ली हैं, अब आगे भी पढ़ रही है, तुमसे 2 साल छोटी है ज़हरा। बीबी जान ने अपनी पोती ज़हरा के मुतालिक इसकी मालूमात में इजाफ़ा किया। ग्रेट, तो फिर मज़ा आएगा इससे मिलकर। वो खुश होकर बोली। इस वक्त हवेली के बड़े से गेट पर गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ गूंजी सुनाई दी। ले आगे तेरे ताए के बीवी बच्चे, बीबी जान ने उठते हुए कहा। आप कहाँ चली? मैं शरीफन को कह दूँ खाना लगा दे, अभी आई।
ओके, वो इनको ज़्यादा देखकर खुद भागती हुई बाहर आई। जीप रुक चुकी थी। ड्राइविंग सीट पर सलार हुसैन मौजूद था। इसकी नज़र रोहा पर पड़ चुकी थी और इसकी आंखों में हैरत और नागवारी का तासुर उभर आया था। हैरत अपने घर में एक अनजान लड़की को देखकर रोई थी और नागवारी इसके लिबास को देखकर रोई थी। वो बिलाशुबा हसीन और जाज़ब नज़र थी, मगर सलार हुसैन पर इसका पहला तासुर कुछ अच्छा नहीं पड़ा था। वो दरवाज़ा खोलकर जीप से नीचे उतर गया। मीना, सलार की वालदा और ज़हरा भी जीप से उतरी। वो दोनों सर से पाँव तलक बड़ी सी चादर में लिपटी हुई थी। रोहा अपनी खुशी और जोश में सलार के गुस्से से सुर्ख होती सूरत नहीं देख सकी थी। हेलो आंटी। हेलो ज़हरा। रोहा इनकी जानी बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बोली। वो हैरत से इसे तक रही थी। आप कौन हैं बेटा? मीना ने नरमी से पूछा। आंटी, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना इसलिए तो पूछा है मोहतरमा, सलार ने सख्त लहजे में कहा। ओह हाय सलार, मैं रोहा हूँ, रोहा हसन, हसन अहमद और जोहा हसन की बेटी। रोहा ने हाथ मिलाने के लिए इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपना तारुफ कराया तो सलार के माथे पर बल पड़ गए। ओ आई सी, जोहा हसन की बेटी ऐसी ही बेबाक और आज़ाद ख्याल हो सकती। पहने ओढ़ने और मिलने मिलाने के आदाब व अंदाज से नावाकिफ़ मादर पिदर आज़ाद माँ की वैसी ही बेटी माई फुट। सलार हुसैन ने बेहद नागवारिज और गुस्से से नफरत भरे लहजे में कहा। ए मिस्टर, आपको मेरी मॉम की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। रोहा ने गुस्से से तबकर कहा। इस तौहीन पर वो रूह तक सुलग कर रह गई थी। मुझे आपकी मॉम की इज्जत करने का भी कोई शौक़ नहीं है, समझी? वो दांत पीसता हुआ आंखों से अंगारे बरसाता हुआ बोला। सलार बेटा, बुरी बात है, रोहा हमारी मेहमान है और बेजी आप करें इसकी मेहमानदारी, मुझसे कोई तवक्को मत रखिएगा। मैं इस लड़की की आवभगत करूँगा। वो गुस्से और नफरत भरे लहजे में बोलता हुआ आगे बढ़ा तो बीबी जान का सदमे से सफ़ेद होता चेहरा इसके सामने था। वो नज़रें चुरा गया। अमीना और ज़हरा अलग अपनी जगह शर्मिंदा से खड़ी थी और वो जो बहुत मान और मोहब्बत मुसरत से इन सबसे मिलने आई थी, इसे ऐसा लगा कि जैसे भरी महफिल में इसे बेलबास कर दिया गया हो, जैसे बीच बाजार में इसकी इज्जत की धज्जियां बखेर दी गई हों। माफ़ करना बेटी, सलाह ज़रा गुस्से का तेज़ है, दिल का बुरा नहीं है, किसी वजह से परेशान था, बदकिस्मती से सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। अमीना ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने को इसके शाने पर हाथ रखकर बात बनाते हुए कहा तो वो भी जबरन मुस्कुराते हुए बोली। इट्स ओके आंटी, आप लोग थक गई होंगे, सफ़र से आई आप लोग थक गई होंगी, सफ़र से आई हैं, प्लीज़ रेस्ट कीजिए। आई एम फाइन। अरे बेटी, हम तो शहर शॉपिंग के लिए गए थे, थकन कैसी? आओ अंदर चलो, यहाँ तो बहुत गर्मी है। अमीना ने रोहा को अपने साथ लगाते नरमी से कहा। ज़हरा भी इनके साथ चलती हुई अंदर आ गई। तुम सब मुँह हाथ धो लो, मैंने खाना लगवा दिया है। बीबी जान, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, 3:30 बज रहे हैं। सलार ने हैरान होकर कहा। पुत्र, मैंने तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते ही खा लिया था, पर तुम सब तो खाओगे ना? हमने तो शहर में ही खा लिया था, सलार ने बताया तो रोहा मज़ीद शर्मिंदा होगी। जी बीबी जान, भैया ने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया हमें, ज़हरा ने खुशी से मुस्कुराते हुए बताया। रोहा को इस वक्त अपना आप मिसफिट महसूस हो रहा था। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो जो यहाँ बहुत से दिन रहने का सोच कर आई थी, अब एक सेकंड भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। रोहा, तुमने सबके इंतज़ार में अब तक खाना नहीं खाया, बीबी जान ने बताया तो सलार ने बस एक निगाह गलत इसके चेहरे पर डाली थी। अमीना ज़हरा बाकायदा शर्मिंदा हो गई थी। रोहा बेटी, चलो तुम तो खाना खा लो। अमीना ने कहा। थैंक यू आंटी, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। बीबी जान ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया है। बीबी जान ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया, मैं अब सोऊंगी, कुछ देर सी हूँ। रोहा ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से वहाँ से निकलती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। सलार पुत्र, तूने चंगा नहीं किया। इसके साथ वो बेचारी सुबह नाश्ता किए बगैर इधर के लिए रवाना हो गई थी। मैंने खाना खिलाना चाहा तो बोली वो सब आ जाएंगे तो इनके साथ ही खाऊंगी, और तूने इस मासूम को आते ही बेइज्जत कर दिया ना। मुझे बता, वो जैसी भी है, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? जैसा माहौल तरबियत से मिली है वो वैसे ही बनती ना। और वो तो बहुत मासूम है, कैसी खुश थी और तुम सबसे मिलने के ख्याल से, पर तूने तो इस मासूम का दिल ही तोड़ दिया। अब वो भूखी सोएगी, ये तो हमारी हवेली की रवायत नहीं है। हम तो भूखे को खाना खिला के भेजते हैं और तूने अपने घर आई मेहमान को। बीबी जान, मुझे क्या मालूम था कि वो भूखी बैठी है हमारे इंतज़ार में, आप खिला दें उसे खाना। वैसे भी जब भूख लगेगी तो खुद ही किचन का रुख कर लेगी। देखा नहीं था आपने कितनी आज़ाद ख्याल ऐसे घूम फिर रही थी इस हवेली में जैसे इसके बाप की हो। वो गुस्से से बोला। हाँ तो इसमें गलत क्या है? ये हवेली जितनी तेरे बाप की है इतनी ही इसके बाप की भी है, सुना तूने? बीबी जान ने कहा तो वो सर झटकता अपने कमरे में चला गया। और रोहा, वो तो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी थी, अब तक इनकी बातें सुन रही थी और अब कमरे में आकर बेसुध सी होकर बिस्तर पर ढह गई थी। आंसू पलकों की बात तोड़कर बह निकले। वो इस तौहीन और बेइज्जती पर फुट फुट कर रोने लगी। भूख और थकन तो पहले ही इस पर हावी थी। रोते रोते इसकी आंख लग गई। नूर हवेली नूर बीबी यानी बीबी जान के नाम से मशहूर थी। अहमद अली बीबी जान के शोहर थे, जिम्मेदार थे। शहर में एक फ्लोर मिल और शुगर मिल भी थी। हसन हुसैन इनके बेटे थे। दोनों को उन्होंने शहर में आला तालीम दिलवाई थी।
हुसैन की शादी ख़ानदान में ही नूर बीबी की भांजी अमीना से कर दी गई। हसन अपनी क्लास फेलो जोहा को पसंद करते थे। जोहा को किसी अमीरजादे की तलाश थी। यूनिवर्सिटी ट्रिप के साथ जोहा एक बार हसन के गांव आई थी और इनकी आलीशान हवेली, नौकरों की फ़ौज, आमों के बागात, ज़मीनें और ठाट बाट देकर दंग रह गई और हसन से दोस्ती मज़ीद गहरी करती चली गई और बिलाखिर हसन को भी जोहा से मोहब्बत हो गई। जोहा को हसन से ज़्यादा इनकी धन दौलत में दिलचस्पी थी। दौलत की मोहब्बत ने हसन से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था और वह मिडिल क्लास घराने की लड़की होने के बावजूद अपने हुस्न और अदाओं से अपने इरादों में कामयाब होगी। बीबी जान और अहमद अली ने थोड़ा इतराज़ किया था कि शहर की लड़की गांव के माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकेगी, मगर जोहा ने हसन को यकीन दिलाया था कि उसकी खातिर खुद को इस माहौल में ढाल लेगी। लिहाजा हसन ने बीबी जान और अहमद को भी कायल कर लिया था। यूँ इनकी शादी होगी। बामुश्किल 1 माह जोहा हवेली में रही थी, फिर इसने हसन को शहर सेटल होने पर आमादा कर लिया था। अहमद अली ने मामले को हवा देना मुनासिब न समझा और शहर में फ्लोर मिल और शुगर मिल की निगरानी का काम हसन अहमद के सुपुर्द कर दिया। ये मकूल बहाना और जवासा हसन अहमद के शहर सेट होने का, सो वो हंसी खुशी शहर सेट हो गए। हुसैन अहमद और मीना के यहाँ पहले सलार और फिर 8 साल बाद ज़हरा ने जन्म लिया था। हसन और जोहा के यहाँ शादी के पहले साल आहद की पैदाइश के 4 साल बाद रोहा पैदा हुई। गांव आना जाना लगा रहता था। अहमद अली की वफ़ात के बाद जोहा ने अपना और अपने बच्चों का हवेली जाना जैसे मनमो करार दे दिया था। हसन अपनी बीवी की बदज़ुबानी से बहुत ख़ाइफ थे। इन्हें जल्द ही एहसास हो गया था कि जोहा ने इनसे दौलतमंद बनने की गर्ज से शादी की थी। मोहब्बत तो वक्ती उबाल था, अब वो पैसा हाथ लगते ही न जाने अपनी कौन कौन सी महरूमियों, ख्वाहिशों और तमन्नाओं की तकमील कर रही थी। नत ने फैशन पार्टीज़ खुद साख्ता मसरूफियात में गुम होकर घर और बच्चों से गाफिल हो गई। आहद भी तलीम से ज़्यादा दोस्तों में मगन रहता रहा। चूँकि हसन से ज़्यादा अटैच थी, इसलिए तलीमी मैदान में उनकी हौसला अफजाई और अपनी जहानत और मेहनत की वजह से हमेशा शानदार ग्रेड्स हासिल किए थे। हसन ने एक गारमेंट्स फैक्ट्री बना ली थी। इस सिलसिले में वो लंदन भी आते जाते रहते थे। सलार हुसैन ने ज़राअत में MA किया था। हुसैन अहमद एक बार शहर हसन से मिलने गए थे। सलार भी साथ था। उन्होंने फ्लोर मिल और शुगर मिल के हिसाब किताब चेक करने और कुछ रकम हर महीने बीबी जान को भिजवाने की बात की तो हसन की बजाय जोहा ने बहुत रौनियत और करतगी से जवाब दिया था, शुगर मिल और फ्लोर मिल ये आप लोगों का अब कोई हक नहीं है। बरसों से हसन इसकी देखभाल कर रहे हैं। बाबा जान ने खुद कहा था कि दोनों मिल्स हसन की हैं। मेहनत हसन की है तो जाहिर है मिल्स भी हसन की हुई ना। इस पर तो आप कोई बात ना कीजिए। हाँ, बात हो सकती है हवेली और गाँव वाली ज़मीनों में हसन के शेयर की। हसन का जो भी हिस्सा बनता है आप शराफत से खुद ही दे दीजिए, वरना हम कोर्ट में जाने पर मजबूर होंगे। जोहा, ये क्या बकवास कर रही हो, खामोश रहो तुम। हसन गुस्सैले लहजे में बोले थे। क्यों खामोश रहूं, हक है आपका। वो तरह ही भाभी, फ्लोर मिल और शुगर मिल को गंदम और गन्ना हम फराम करते हैं अपने घर का बिजनेस समझकर। अगर ना फराम करे तो इसके लिए हसन को कहीं और से बंदोबस्त करना पड़ेगा और मैं भी कोई और आदमी ढूंढ लूँगा। हुसैन ने संजीदगी से कहा था, मगर इनका दिल भावच के इस रवैये और बातों ने पाश पाश कर दिया था तो हसन भी कहीं और से माल खरीद लेंगे। जोहा ने बेनियाजी से जवाब दिया था, जोहा बेगम तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम जाओ अंदर, मुझे भाईजान से बात करने दो। हसन ने खफ्त और खुजलत से चीख कर कहा तो वो बोली, बात तो मैंने कर ली है भाईजान से, अब तो अमल करना बाकी। हवेली और गाँव वाली ज़मीनों में आपका जो भी हिस्सा है वो तो भाईजान को देना ही होगा, वरना क्या। हुसैन अहमद दिल थाम कर अपनी जगह से खड़े हुए थे। साथ ही सलार भी इनका बाजू पकड़ के उठ खड़ा हुआ। हम अदालत से रजू करेंगे। जोहा ने बेनियाजी से जवाब दिया, हसन ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारी बीवी हम भाइयों के बीच दरार डाल रही है। भाईजान क्या हुआ? हसन ने हुसैन अहमद को दिल मसलते देखा तो दौड़कर करीब आए। ऐसा कुछ नहीं होगा भाईजान, ये औरत तो पागल है, दौलत की दौड़ में अंधी हो गई है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि जोहा से शादी करना। हसन ने संभालते हुए कहा तो जोहा चलाने लगी, हाँ, सबसे बड़ी गलती हूँ तो छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो, तलाक संभाल लेना अपनी औलाद को खुद ही। शट अप, खामोश हो जो जाहिल औरत, हसन ने गुस्से से चीख कर कहा तो हुसैन ने बामुश्किल कहा, हसन ना मेरे भाई, बाबा जान चलें डॉक्टर के पास, चच्ची गंदी हैं। सलार तकरीबन रोते हुए बोला था और हसन और सलार इन्हें हॉस्पिटल ले गए थे, मगर दिल का दौरा इतना शदीद था कि वो जिंदा ना रह सके। भाई की मौत ने हसन की बीवी से मुंतफिर कर दिया था और सलार को जोहा तो अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझता था। कातिल कहता था अपने बाप की ज़िंदगी का, इसीलिए जोहा से शदीद नफ़रत करता था और ये नफ़रत गुस्सा बन के इसके वजूद का हिस्सा बन गई थी। और यही नफ़रत थी जो इसने आज रोहा पर उंडेली थी, क्योंकि वो इस औरत की बेटी थी जिसकी तलख और तौहीन आमेज़ बातों ने इसके प्यार
प्यारे बाबा जान की जान ले ली थी। इसे बाप की शफ़क़त से महरूम कर दिया था, इसे यतीम कर दिया था, खुले आसमान तले जलती धूप में ला खड़ा किया था। यही वजह थी कि कम उम्री में ही इससे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी हो गया था। इसने माँ, बहन और दादी सबको तसल्ली, दिलासा और हौसला देकर संभाला था। अपना दुख और गम अपने गुस्से में समो दिया था। इसके गुस्से से सभी डरते थे। एक बीबी जान की बात वो सुनता मानता था। माँ की जवानी में बेवकी का घाव भी कभी कभी इससे बहुत अजियत में मुब्तला कर देता था। वो इसलिए इतना पत्थर दिल और सख्त हो गया था। रात के खाने पर भी रोहा मौजूद नहीं थी। ज़हरा इसके कमरे में गई थी इसे बुलाने के लिए, मगर से गहरी नींद में देखकर वापस आ गई। बीबी जान को इसके खाना ना खाने सकने का अफसोस होता रहा। बहुत बुरा किया तूने पुत्र सलार, अब वो भूखी रहेगी। बीबी जान ने सलार से शिकवा लहजे में कहा तो वो बेपरवाही से बोला था, वो सो रही है बीबी जान, या फिर नखरे दिखा रही होगी, कोई इसे मनाने बुलाने आए। ये ऐसी ही होती हैं बिगड़ी अमीरजादियाँ, और जिस माँ की वो बेटी है इसमें नाज नखरे नहीं होंगे और किस में होंगे सलार पुत्र, वो ऐसी नहीं है। बीबी जान आपकी तो पोती है ना, और बरसों बाद आई आपके घर, तो आपको तो वो अच्छी ही लगेगी ना। वो रखाई से बोला तो वो तासुस से देखती नफ़ी में सर हिलाती रह गई। फजर की अजान हो रही थी जब रोहा की आंख खुली। पहले तो वो समझ ही ना सकी कि वो कहाँ है। कुछ देर यूं ही लेटी अजान सुनती रही। फिर इससे कल का पूरा दिन और हर बात, हर वाक़या, हर चेहरा याद आ गया। साथ ही सलार हुसैन का हत्या कमेज़ रवैया अब भी इससे फिर से बेचैन कर गया। ओह, तो मैं कल शाम से अब तक सोती रही हूँ। ये सफ़र की थकन थी या कुछ और किसी ने मुझे जगाया तक नहीं। एक मेहमान लड़की इतनी बड़ी हवेली में भूखी प्यासी पड़ी है, किसी को परवाह नहीं है। सलार को मेरा यहाँ आना नागवार गुजरा है। मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ वो विकी होगा मुझे तंग करने के लिए, और मामा वो मेरे इस तरह एक दिन बाद ही वापस आ जाने पर 100 बातें बनाएंगी, पापा के घर वालों को और बुरा कहेंगी। वो तो पहले ही बीबी जान उन लोगों को अच्छा नहीं समझती। पता नहीं उन्होंने मुझे यहाँ भेज कैसे दिया। मैं तो पापा को बीबी जान के पास वापस लाना चाहती हूँ। अगर मैं खुद ही डर कर हिम्मत हार कर वापस चलेगी तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकेगा। और बीबी जान को मेरे यहाँ आने से पापा से मिलने की उम्मीद बंद गई और उम्मीद टूट जाएगी। नहीं, मैं बीबी जान की उम्मीद टूटने नहीं दूंगी। सलार हुसैन की कड़वी कसीली बातें मुझे बीबी जान की खातिर सुनना और सहना होंगी। रोहा ने लेटे लेटे अपने दिल में सोचा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जान की आवाज़ इसने इस वक्त बहुत अरसे बाद सुनी थी और इसे बहुत अच्छा लग रहा था। शायद इतनी सुबह वो पहले कभी जागी ही नहीं थी। घर में नमाज रोज़े का रवाज या आदत एहतमाम ही नहीं था। इसने हाँ पापा ईद बकरा ईद पर नमाज पढ़ने ईदगाह चले जाते थे, गोया सारे साल के कज़ा नमाज़ों की अदायगी कर आए हों। मामा की तो सुबह दिन के 12 बजे होती थी। पापा 9 बजे बेदार होते थे, तैयार होकर नाश्ता करते और मिल या फैक्ट्री चले जाते। अहद अक्सर कॉलेज से छुट्टियां किया करता था, लेट जाता था। पापा ही से डांटते रहते थे। तभी जैसे तैसे इसने BCS कर लिया था और कंप्यूटर और दोस्तों में सारा वक्त मसरूफ़ रहता था। रोहा ने बिस्तर छोड़ दिया था। वॉशरूम साथ ही था, गाँव था, मगर हवेली अंदर से हर सहूलत से आरास्ता थी। वॉशरूम भी जदीद तर्ज के बने हुए थे। इसने अपने सूटकेस में से अपना एक जीन्स शर्ट का ड्रेस निकाला और वॉशरूम में घुस के नहाकर तैयार हुई तो इसे भूख का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। इसने अपनी रेस्ट वॉच उठाकर देखा, सुबह के 5:15 बज रहे थे और नाश्ते में यकीनन बहुत देर थी। अभी अचानक इसे याद आया कि इसके शोल्डर बैग में चिप्स और जूस का डब्बा मौजूद है। इसने तेज़ी से लपक कर साइड टेबल पर से अपना शोल्डर बैग उठाया, जिप खोली तो जूस का पैक, चिप्स और बिस्किट का पैकेट जो आधा था मौजूद थे। थैंक गॉड, कुछ तो सहारा होगा। रोहा ने पैकेट खोलते तशक्कुर से कहा। बिस्किट, चिप्स खाने और जूस पीने के बाद उसकी तबीयत में ताजगी आ गई थी। वो अपने बाल हेयर बैंड में मुकीद करके कमरे से बाहर निकल आई। बीबी जान के कमरे की लाइट जल्दी देखी तो आस्ता से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गई। बीबी जान मसल्ले पर बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। रोहा पर नज़र पड़ी तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। इस्लाम बीबी जान। रोहा ने आस्ता से सलाम किया तो उन्होंने सर हिलाकर जवाब दिया और हाथ के इशारे से इसे अपने पास बुलाया। वो इनके पास आकर घुटनों के बल नीचे बिछी दरी पर बैठ गई। बीबी जान ने इस पर कुछ पढ़कर फूंक दिया वो और इसकी रोशन परेशानी चूम कर बोली, वालेकुम सलाम, जीती रह, सदा सुखी रह। उठ गई मेरी शहजादी जी। वो मुस्कुरा दी। खूब नींद पूरी की तूने और माशाल्लाह नहा धो के तैयार भी होगी इतनी सवेरे। अच्छा किया सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। बीबी जान, आप हर रोज़ इतनी जल्दी जागती हैं। हाँ मेरी सोनी, ये बता नाश्ते में क्या खाएगी तू? कल से भूखी है, रात भी सोई हुई थी, खाना नहीं खाया। माफ़ करना पुत्र, सलार गुस्से का तेज़ है इसकी वजह से। छोड़े बीबी जान, सुबह सुबह मैं इनका जिक्र नहीं करना और सुनना चाहती हूँ। वो इनकी बात काट कर तेज़ी से बोली, नाराज़ है? नहीं बीबी जान, हर इंसान को अपनी सोच, फितरत, आदत और मिजाज के मुताबिक कुछ भी कहने और करने का हक हासिल है। अच्छा या बुरा कुछ भी, वो जैसे हैं ये उनका मिजाज है और मैं
और मेरा उनसे क्या लेना देना, उनके और मेरे घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और संजीदगी से बोली थी। इस वक्त सलार की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। माहौल का फ़र्क है मोहतरमा, लेकिन मज़हब तो एक ही है ना, इसकी तलीम तो एक ही है। जी हाँ, और इसी मज़हब ने घर आए मेहमान की इज़्ज़त और तकरीम करने की तलीम भी दी है। मिस्टर सलार हुसैन, ये बात शायद आप भूल रहे हैं, या शायद आपके माहौल ने आपको एक मेहमान लड़की की इज़्ज़त करना नहीं सिखाई। रोहा ने जुर्रत करके इसके रूबरू होकर कहा, शटा। वो चलाए। बीबी जान का दिल लर्ज़ उठा। क्यों सच कड़वा लगाना। कौलो फाल में तज़ाद रखने वाले दूसरों को मज़हब की तलीम देते हुए अहमक और मुनाफिक लगते हैं। तुम सलार को कभी किसी ने आगे से जवाब देकर इस तरह से लाजवाब नहीं किया था। वो हमारे गुस्से के कुछ बोल ही ना सका। इसकी आंखें आग बरसा रही थी। रोहा इसकी बेबसी पर मुस्कुरा दी। ये तुम सुबह सवेरे क्या बस लेकर बैठ गए हो। रोहा, चल मेरी धी, मैं तुझे कुछ खिलाती हूँ। बीबी जान ने घबरा कर उड़ते हुए कहा। बीबी जान, मुझे नहीं, इन्हें कुछ खिलाएं जो हर वक्त गुस्सा और गर्मी ही खाते रहते हैं। मुझ में भूख बर्दाश्त करने की सकत है। रोहा ने संजीदा लहजे में कहा और सलार को तंजीह नज़रों से देती कमरे से बाहर निकल गई। बीबी जान, ये क्यों आई है यहाँ रहने, यहाँ से चलता करें। सलार ने गुस्से से मुठियाँ भींचते हुए इनसे कहा। जल्ला ना बने, ये इसकी दादा दादी और दादा दादी बाप ताए का घर है। इसे यहाँ आने के वास्ते किसी की वजह की ज़रूरत नहीं है। इतने बरसों बाद तो आई है वो यहाँ, मैं कैसे इससे कहता हूँ कि वापस चली जाए। और तू एक बालशत भर की लड़की से घबरा गया है। वो शहरी लड़की है, मासूम है, पर हक सच बोलने का हौसला लगती है। तेरा गुस्सा भी इसे सही बात कहने से बाज नहीं रख सका। देख लूँगा कैसे मेरे सामने ज़बान चलाती है। ये शहर नहीं, यहाँ इससे यहीं के तौर तरीक़ों के मुताबिक रहना होगा। वो दांत पीसते हुए बोला। सलार पुत्र, बस बहुत हो गया, खबरदार तूने अब इस मासूम को कुछ बोला। बीबी जान ने इसे तनबी अंदाज में कहा। माई फुट। वो गुस्से से पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला गया। डाइनिंग हॉल में सब मौजूद थे। सलार भी आ गया था। रोहा को देख इसकी पेशानी शक्ल आलूदा हो गई थी। 6 फुट का कसरती बदन, सफ़ेद रंगत और दिलकश नकूश वाला क्लीन शेव चेहरा लिए आसमानी रंग के कुर्ता शलवार में वो बहुत वजिया लग रहा था। इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी पर इतना गुस्सा, तौबा तौबा। ये तो हर वक्त अंगारे चबाते रहते हैं, या शायद मिर्चें। रोहा ने इसका बगौर जायज़ा लेकर दिल में कहा, भैया का जायज़ा ले लिया हो तो नाश्ता शुरू करें। ज़हरा ने इसकी आंखों की चोरी पकड़ते हुए शौकी से मुस्कुराकर कहा। सलार ने ज़हरा की बात सुन ली थी और मज़ीद गुस्सा इसकी आंखों में आसमाया था। रोहा को वो आज़ाद ख्याल और लड़कियों से दोस्ती करने वाली बेबाक लड़की समझता था, लड़कों से दोस्ती करने वाली बेबाक लड़की समझता था। वाह बीबी जान, आपने तो बहुत ज़बरदस्त एहतमाम कर डाला नाश्ते का। रोहा ने मुस्कुराते हुए पराठा अपनी प्लेट में रखते हुए कहा। तो पेट भरकर खा, कल से कुछ नहीं खाया तूने। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मीना ने मुस्कुराते हुए बताया, ये देसी घी के पराठे हैं, मैंने अपनी बेटी के लिए खुद पकाए हैं। थैंक यू आंटी, यू आर सो नाइस। आई मीन, आप बहुत अच्छी हैं। रोहा ने नवाला तोड़ते खुशी से कहा। तो सलाह तब कर बोला, इतनी अंग्रेज़ी आती है बेजी को। ग्रेट। वो मुस्कुराई। रोहा, तुम तो डबल रोटी अंडे का नाश्ता ही करती होगी ना। ज़हरा ने कहा। नहीं, मैं पराठा भी अक्सर शौक से बनवा कर खाती हूँ। तुम डाइटिंग नहीं करती। ज़हरा इसके स्लिम स्मार्ट जिस्म को हैरत से देखकर पूछ रही थी। नहीं, हाँ, कल सारा दिन डाइटिंग की है। पहली बार रोहा ने सलार को देखते हुए कुछ जताने वाले अंदाज में जवाब दिया, मगर वो जानबूझकर अनजान बना रहा और बड़े मसरूफ़ अंदाज में नाश्ता करता रहा, जबकि वो दोनों माँ बेटी शर्मिंदा सी हो गई थी। सलार पुत्र, आज रोहा को भी अपने साथ ले जाना, बीबी जान ने सलार से कहा। तो वो इस पर एक तिरछी निगाह डालकर इनसे पूछने लगा, क्यों, ये मेरे साथ जाकर क्या करेगी, हल चलाएगी और क्या करेगी। बीबी जान ने मुंह बनाते हुए कहा, ज़ाहिर अपनी ज़मीनें देख लेगी, इसे अपने खेत और आमों के बगान दिखाना। बीबी जान, ये किसी दूसरे सियारे से आई हैं क्या, उन्होंने कभी खेत खलियान और बगान नहीं देखे क्या। रहने दे बीबी जान, मैं खुद चली जाऊंगी, आप इन्हें क्यों ज़हमत दे रही हैं। रोहा ने मुस्कुराते हुए कहा। सलारे से कुछ सख्त जवाब देना चाहता था, मगर बीबी जान की वजह से खामोश रहा, कुर्सी खिसका कर वहाँ से उठकर चला गया। तो खा दिए, इसकी किसी बात का बुरा ना मनाना। ये ज़रा अथरा है, गुस्से वाला है, ज़िद्दी भी है, पर दिल का बादशाह है, बहुत सोना है मेरा सलार पुत्र। अल्लाह इसे हयाती ज़िंदगी दी, खुशियाँ दिखाई। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए रोहा के सामने इसकी सफाई पेश करते हुए कहा। तो इन तीनों ने आमीन कहा। सलार हुसैन के डेरे पर गांव के किसान काश्तकार जमा थे। साईं, सूरजमुखी की फसल तैयार है, हुकूमत तो कटाई शुरू कर दे। काश्तकार ने सलार से सलाह मांगी। देखो बख्शू, अगर फसल मुकम्मल पक गई है तब कटाई करना, पहले मत करना, और फूलों को काट कर ढेर की शक्ल में मत रखना। 2-3 दिन धूप लगवाकर कंबाइन हार्वेस्टर सूरजमुखी के थ्रेश से घानी करना, समझे। जी साईं, समझ गया, बड़ी मेहरबानी साईं, अल्लाह आपको खुश रखे। काश्तकार बख्शू ने हाथ जोड़कर कहा। वाह, ये तो माहिर ज़राअत भी हैं। रोहा ने मुतासर होकर कहा। चलें बीबी, साईं ने आपको देख लिया तो नाराज़ हो जाएंगे। शुगन माई बोली। क्यों। रोहा ने इसकी झुर्रियों से भरे चेहरे को देखा। वो जी, सब इधर ही देख रहे हैं बार बार, मर्द शहर के हों या गाँव के, लड़की और औरत के मामले में सब एक जैसे जाहिल और नज़रबाज होते हैं।
ची मेंटेलिटी। रोहा ने तलखी से कहा और आगे बढ़ गई। तब तक सलार की नज़र इस पर पड़ चुकी थी। वो काश्तकारों को फारिग करके इसके पीछे चला आया और सख्त लहजे में सवाल किया, किसी से पूछकर हवेली से बाहर कदम रखा है तुमने? क्यों आपसे मतलब? वो भी अकड़ कर बोली, ये तुम्हारा शहर नहीं है कि तुम्हारा जब और जहाँ दिल चाहा मुँह उठा के चल पड़ी। ये गाँव है, यहाँ क्या इंसान नहीं बसते? रोहा इसकी बात काट कर बोली, यहाँ के लोगों की 4 हाथ 6 टांगे 10 आंखें हैं। कौन सी अनोखी मखलूक बसती है यहाँ? सादा मगर चलाक लोग। गए वो ज़माने जब अपने गांव के लोगों को सीधे साधे भोले भाले कहा करते थे। शट अप एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हर। वो गुस्से से बोला, ओके आई एम गोइंग बैक। मेरे इस गांव में आने से आपकी शान आन में फ़र्क पड़ा है तो मैं माज़रत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। रोहा ने यकदम से कुछ सोचकर स्पार लहजे में कहा और इसे हैरान छोड़कर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। शाम को हवेली पहुंचा तो उसे गैर मामूली सन्नाटा महसूस हुआ। ना बीबी जान सहन के तख्त पर बरजमान थी, ना बीजी इसके इंतज़ार में शरबत लिए मौजूद थी, ना ज़हरा मोती के गजरे परोती हुई दिखाई दे रही थी। बीजी ज़हरा इसने सेन में बिछी हुई चारपाई पर बैठे हुए आवाज़ दी। ज़हरा अंदर से निकल आई। इस्लाम भैया। वालेकुम सलाम। खैर है? आज हवेली में इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ है सब लोग? इसने मेज़ पर रखे शरबत को उठाया। सब इधर ही हैं भैया। लेकिन क्या? सलार ने इसकी परेशान सूरत को बगौर देखा। रोहा यहाँ नहीं है? क्या मतलब? वो शरबत पीते हुए रुककर इसकी शक्ल देखने लगा। वो वापस चली गई है? अच्छा, कब? सलार ने हैरान होकर पूछा। घंटा पहले चुपके से निकल गई है, क्योंकि जब आपने इन्हें डांट कर भेजा था तो बीबी जान और बेजी ने इन्हें रोक लिया था। अब वो नमाज़ पढ़ रही थी तो वो चली गई। ज़हरा ने तफसील बताई। अहमक लड़की। इस वक्त यहाँ से कौन सी ट्रेन जाती है? जो वो निकल गई। रात के 11 बजे ट्रेन आएगी। वो भी शहर पहुंचकर साथ किसे लेके गई है? वो गुस्से से बोला, वो अकेली आई थी, अकेली ही वापस चली गई है। बीबी जान ने सेन में कदम रखते हुए कहा तो वो झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या? मेरे खुदाया, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो सचमुच गांव से वापस चली जाएगी। तू तो खुश हो जा, चली गई। वो वापस से क्या सोचती ही होगी बेचारी के एक दिन भी टिकने ना दिए इसके तायाजाद ने। इसे इसके दादा की हवेली में क्या इज़्ज़त रहेगी हमारी इसकी नज़रों में? बोल, इसे यूं बेइज्जत करके तेरी और इस हवेली की इज़्ज़त में कौन से 4 चांद लगे हैं? वो तो फासले मिटाने आई थी, हसन को दोबारा यहाँ लाने की उम्मीद लाई थी, पर तूने तो इस मासूम का दिल ही तोड़ दिया। रोती रही थी घंटों वो यहाँ आकर। क्या कहा था तूने इससे कि वापस चली जा? बीबी जान ने भीगती लर्जती आवाज़ में नाराज़ लहजे में कहा तो वो होंठ बींच कर रह गया। पुत्र जा, देख वो पैदल निकली है, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। जा पुत्र, जा मेरा पुत्र, इसे ढूंढ के ले आ। देख मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश बरसने वाली। वो लड़की ज़ात है, अकेली कैसे जाएगी शहर? इसे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। वो तो ड्राइवर से ले आया था। बीजी इसका बाजू पकड़कर फिक्रमंदी से बोली, हाँ पुत्र जा, इसे ढूंढ के ले आ। वो मेहमान थी, हमारी जिम्मेदारी थी, खून है वो हमारा। अगर इसे कुछ हो गया, वो अपने घर खैरियत से ना पहुंच सकी तो हम इसके माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या जवाब देंगे हम हसन और जोहा को कि कहाँ गई इनकी बेटी? बीबी जान ने रोते हुए कहा, भैया वो तो इतनी मासूम और प्यारी सी हैं, आप ले आए ना इन्हें ढूंढ के। ज़रा ने भी हिम्मत करके कहा, ठीक है जाता हूँ, आप दुआ करें बीबी जान कि वो बेवकूफ़ लड़की मुझे मिल जाए। इसे बेवकूफ़ ना क्या, ये तेरी बेवकूफ़ी और बदतमीज़ी है जिसकी वजह से वो चली गई है। चल जा अब और इसको साथ लेकर आ, वरना मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। सलार हुसैन। बीबी जान इसे देखते हुए गुस्से से धमकी अमेज़ लहजे में कहा तो वह प्रशांत सा जीप में सवार हुआ और उसकी तलाश में निकल गया। हवा यकदम ही तेज़ हो गई थी। मौसम खुशगवार हो गया था। काले बादलों की टोलियां आसमान पर घूमती फिर रही थी। करीब था कि बारिश हो जाती। सलार बहुत बेचैनी के आलम में जीप ड्राइव करता चारों तरफ रोहा की तलाश में निगाह दौड़ाता जा रहा था कि उसे शहर जाने वाली सड़क पर जाती दिखाई दे। शोल्डर बैग कंधे पर लटकाए सूटकेस इसकी डोरी से घसीटती हुई वो तेज़ कदम उठा रही थी। शायद इससे भी मौसम की भरमी का अंदाज़ा हो गया था और वो बारिश से पहले इस इलाके से निकल जाना चाहती थी। नीली जीन्स की पैंट पर लेमन कलर की हल्की सी कढ़ाई वाला कुर्ता पहने, पाँव में जॉगर्स पहने वो मगन से जा रही थी। जब सलार ने अपनी जीप इसके करीब लाकर रोक दी, इसने घबरा कर जीप की जानिब देखा। सलार को देखकर हैरत ज़दा रह गई। पल भर को और फिर से झड़क कर फिर तेज़ी से चल पड़ी और तेज़ी से जीप से उतर कर इसके पास आकर बोला, चलो। वो खामोशी से आगे चलती रही तो वो चिढ़कर बोला, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि चलो। चल रही हूँ, अब और कैसे चलूँ? वो इसकी जानिब देखकर चिढ़कर बोली। सलार ने देखा इसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। गोया बीबी जान सही कह रही थी, वो रोती रही थी। इसकी वजह से वो नादम सा हो गया। मेरे साथ चलो। वो इसके सामने आकर इसका रास्ता रोकते हुए बोला, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके साथ चलने का। वो भी रखाई से बोली, बीबी जान का हुक्म है कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँ। ओह, तो आप मुझे उनके कहने और डांटने पर लेने आए हैं? खुद आपको तो अपने रवैये की बदसूरती का एहसास नहीं हुआ होगा ना। मैं तुमसे किसी बहस में नहीं उलझना चाहता। तुम्हारा इस तरह जाना ठीक
ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी सीट बुक करवा दूंगा, फिर चली जाना, तुम इज़्ज़त हो हमारे ख़ानदान की। सलार ने संजीदगी से कहा, जानती हूँ कितना ख्याल है आपको अब मेरी इज़्ज़त का, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़े, मुझे वापस जाना है, यही चाहते हैं ना आप? तो अब मैं जा तो रही हूँ, अब और क्या चाहते हैं आप? वो गुस्से से सपाट लहजे में बोली, बहुत ख्याल है तुम्हें मेरी चाह का। सलार ने इसकी स्याह आंखों में देखा तो सटपटा गई, जो मैं चाहूँगा कहूँगा वही करोगी? हाँ, क्या चाहते हैं आप? फ़िलहाल ये कि तुम मेरे साथ वापस चलो, बैठो गाड़ी में, वरना ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ, इधर दो सामान नहीं। सलार ने आगे बढ़ के इसका सूटकेस पकड़ना चाहा, वो यकदम से पीछे हटी। ओहो, अकेली लड़की को देखकर हीरो बनने की कोशिश हो रही है। इसी वक्त एक कार आकर रुकी थी और इसमें से दो आवारा किस्म के लड़के बाहर निकले थे और एक ने सलार को रोहा के करीब देखकर कहा था, तो जहाँ रोहा का दिल खौफजदा होकर धड़कने लगा था, वहीं सलार का खून खोलने लगा था। वो दोनों लड़के गाँव के नहीं थे, शहर से आ रहे थे और जिस कदर कमीनगी उनके अंदाज से झलक रही थी, वो सलार को रोहा की मौजूदगी में मजीद ताव दिला रही थी। तुमने मुझसे कुछ कहा? सलार ने मुड़कर इन दोनों की जानिब आकर कहा, हाँ भाई, हीरो कौन है ये हूर परी? क्या चक्कर में नहीं आ रही सी? गांव के लगते हो, कोई ठिकाना तो होगा यहाँ तुम्हारा, क्यों ना इसे वहाँ ले चलें? ये एक है और हम तीन, नन्ही सी चिड़िया को काबू करना कौन सा मुश्किल काम है? क्यों, मौसम भी सुहाना है, खूब इंजॉय करेंगे मिलकर, क्या ख्याल है? दूसरे लड़के ने रोहा को शैतानी नज़रों से देखते हुए कमीनगी से कहा, तो रोहा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, दिल बंद होने को हो गया। बहुत अच्छा ख्याल है, आओ पहले तुम दोनों इंजॉय कर लो, मेरे तो घर की बात है, आओ बगैर तो कमीनों। सलार ने ही कहते हुए इन दोनों लड़कों के मुंह पर बारी बारी जोरदार मुक्के रसीद कर दिए। वो इस रद्द-ए-अमल के लिए तैयार ना थे, लड़खड़ा कर दूर जा गए। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई ये बकवास करने की? अपना जैसा आवारा समझा था तुमने मुझे और मेरे इलाके में अपनी घटिया वजूद लेकर दाखिल कैसे हुए? तुम शैतान, तुम्हारा वो शय करूँगा मैं कि भूल जाओगे सारी आवारगी। सलार ने बुरी तरह मुँह को घूंसों लातों से मारा था और रोहा खौफजदा सी रोने वाली हो गई थी। अचानक एक लड़के ने अपनी पैंट की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। रोहा चीख उठी, सलार छोड़ दें प्लीज़, छोड़ दें, मत मारे, इन्हें जाने दें। मगर सलार पर तो जैसे खून सवार था। रोहा इसकी हवेली की, ख़ानदान की इज़्ज़त थी, यानी इसकी इज़्ज़त थी, वो कैसे बर्दाश्त कर लेता कि कोई इसकी जानिब बुरी नज़र से देखे? चल भाग टोनी, यहाँ निकल यहाँ से, लड़के ने पीटते हुए दूसरे साथी का नाम लेकर हामते हुए कहा। वो पिस्तौल से सलार का निशाना लेने की कोशिश कर रहा था। सलार ने झपट कर इसे पिस्तौल छीन लिया और इसका बाजू इस बुरी तरह मरोड़ा था कि इसकी चीखें निकल गई थी। मत मारे, बस करें, रुक जाओ वहशी। रोहा रोते हुए चलाई, दफ़ा हो जाओगे, दोबारा तुम दोनों मुझे इस इलाके में इसके आसपास भी नजर आए तो जिंदा वापस नहीं जाओगे, सुना तुमने? सलार गुस्से में भरा हुआ चला रहा था। जी जी, चल सरमत, तू मरवाएगा, उठ भाग, टोनी ने जख्मी को उठाते हुए कहा। दोनों जख्मों से चूर बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और वहां से वापस पलट गए। सलार ने अपने कपड़े झाड़कर आसमान की तरफ देखा जो मींह बरसा रहा था और फिर रोहा पर निगाह पड़ी जो खौफ से रो रही थी। देख लिया घर से अकेले निकलने का नतीजा? सलार ने इसके करीब आकर कहा। जवान, खूबसूरत, अकेली लड़की, वीरान सुनसान रास्ता, ख़राब मौसम, सभी कुछ इनके हक में था। अगर मैं ना आता तुम्हारे पीछे तो जानती हो क्या हो जाता? वो बोली, कुछ नहीं, बस रोते रोते इसके कुशीदा सीने में सर छुपा कर बिलखने लगी रोहा। सलार इसकी इस बेख्तियार हरकत पर सड़पटा गया। अब रो क्यों रही हो? तुम तो मुझे रोक रही थी ना कि मत मारे इन्हें, वैशी हूँ ना मैं तो, और अगर वो मुझे मार जाते तो ठीक था, है ना? वो गुस्से को काबू करने की कोशिश में भी इसको सुना रहा था। इस पत्थर रोहा ने हिला के रख दिया था, इस पत्थर को रोहा ने हिला कर रख दिया था। अल्लाह ना करे, रोहा ने रोते हुए यकदम से इससे अलग होकर इसका वजीहा चेहरा देखा। वो दोनों बारिश में भीग रहे थे। आप कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, हमेशा दिल ही दुखाते हैं। हाँ तो क्या गलत कहा है, बोलो। वो इसके आंसू साफ करने लगा, जाने क्यों इसके दिल में बेचैनी और बेकरारी सरात कर गई थी। आप कब गलत कहते हैं? आप तो हमेशा सही कहते हैं। गलत तो मैं थी जो आप लोगों को अपना समझकर यहाँ चली। मुझे अगर पता होता कि यहाँ आप जैसा चंगेज़ खान, हिटलर मौजूद है तो मैं कभी भी यहाँ ना आती। वो रोते हुए बोलती, इसे बहुत कुछ बता और समझा रही थी। वट मैं चंगेज़ खान हूँ, हिटलर हूँ? हाँ, डेट्स नॉट फेयर बेबी। वो नरमी से बोलते से हैरान कर गया था। मामा पापा अगर देख लें कि इनकी बेटी के साथ ये सलूक हो रहा है यहाँ तो सदमे से बेहोश ही हो जाएंगे। वो रोते हुए बोली थी। वो इसका सूटकेस उठाकर गाड़ी में रखने लगा। तुम अपनी माँ जैसी हो ना? जी नहीं, आप कौन सा अपने बाबा जानी जैसे हैं? वो तो बहुत लविंग, केयरिंग और पोलाइट थे। और आप? बोलो, रुक क्यों गई हो? वो पथरीले लहजे में बोला। बहुत बदलिहाज और बेहिस बदतमीज़ हैं। रोहा ने हिम्मत करके कह दिया, शट अप, बहुत देर से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो गुस्से से बोला तो वो सहम कर बोली, देखा आपने फ़ौरन मेरी बात को सच साबित कर दिया। अचानक बिजली बहुत देर से कड़की थी और रोहा चीख मारकर डर के छत के दरख्त के नीचे हो गई थी। इसके चेहरे पर खौफ के आसार देखकर सलार की निगाहों के सामने माजी की किताब का एक वर्ग खुल गया था। रोहा 8 साल की थी और सलार अपने बाबा जानी के साथ शहर उनके घर आया हुआ था। मौसम ख़राब
अचानक ही ख़राब हुआ था। बिजली कड़कने लगी तो रोहा रोती हुई सलार के पास आ गई। सलार भाई, मुझे डर लग रहा है, ये बिजली मेरे ऊपर गिर के मुझे जला देगी ना। 8 साला रोहा ने रोते हुए कहा। नहीं रोहा, तुमसे किसने कहा है? वो उसको चुप कराते हुए पूछ रहा था। वो ज़ुबैदा कहती है कि बिजली गिर जाती है और इंसान जलकर कोयला हो जाता है। इसने अपनी मेट का नाम लेते हुए बताया था। रोहा ने इसे और आहतों को मेड आया के हवाले कर दिया था और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हुई थी। ऐसे ही झूठ बोलती हैं, डराती हैं तुम्हें। चुप हो जा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तुम्हें सलार ने से समझाया था। आप मेरा हाथ पकड़ रहे सलार भाई, जब तक मामा नहीं आए आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम रो नहीं। सलार ने इसका मजबूत हाथ मजबूती से थाम के इसके आंसू पूंछते हुए कहा था और वह मुतमिन होकर रोना भूल गई थी और इधर उधर की बातें करने लगी थी। माय गॉड ज़ोहा बेगम, तुम तो अपनी सगी औलाद की ना बन सकी, हमारी क्या बनती? कमसन बच्चों को नौकरों के आसरे पर छोड़कर कैसे मुतमिन रहती थी? सलार ने दिल में कहा और डरी सहमी हुई रोहा के करीब आकर इसके शाने पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह चूक गई। अभी तक डरती हो? जी जी जी। वो ना समझी कि आलम में इसकी सूरत तकने लगी। आओ गाड़ी में बैठो। शाबाश। वो इसे शानों से थाम कर जीप तक लाया। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल कर इसे बिठाने के बाद खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और टिश्यू पेपर के डब्बे में से टिश्यू निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिए। रोहा ने टिश्यू पेपर लेकर अपना चेहरा साफ किया। इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला से डरना ज़ेब देता है। वो उसे देखते हुए बोला, इंसान इंसान से भी तो डरता है, इंसान इंसान से भी तो डरता है और इंसान इंसान को डराता भी है। रोहा ने संजीदगी से कहा, लहजे में नमी मौजूद थी। हाँ, लेकिन तुम अब हर खौफ और डर खुद से दूर कर दो, यानी आपको भी? रोहा ने इसके चेहरे को देखते हुए कहा तो वो मोबाइल पर घर का नंबर प्रेस करते हुए बोला, हाँ, अगर इतना डरना हूँ मैं तो मुझे भी। जी बेजी, मिल गई है आपकी लाडली जी, आ रहा हूँ इसे लेकर। कुछ नहीं कहूँगा आपकी मेहमान को, सब कुछ की फ़िक्र है, मेरा ख्याल नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो बात मुकम्मल करके मोबाइल डैशबोर्ड पे रखता ऐसे बहुत नाराज़ सा लग रहा था। सलार ने इसकी तरफ देखा। वो भीगे बालों, बदन से चिपकी भीगी शर्ट में और भी क़यामत लग रही थी। वो दानास्ता निगाह चुरा गया। अपना हुलिया दुरुस्त करो। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, मतलब उफ़, क्या मुसीबत है? कुछ नहीं, वो चिढ़कर बोला। अब भला वो गाड़ी में कैसे लिबास बदल सकती थी? मैं मुसीबत हूँ तो छोड़ जाए मुझे यहीं। वो वैसे भी आप बीबी जान और बेजी के कहने से आए थे मेरे पीछे। बे इतना बेहुसन और बेमरवत नहीं हूँ मैं। मुझे अंदाज़ा है कि घर का कैसा माहौल है। वो ना भी कहती तो मैं तुम्हें ढूंढने ज़रूर निकलता। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए स्पार्ट लहजे में बोला और वो फिर कुछ नहीं बोली। सलार को खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो इसे वजाहतें क्यों पेश कर रहा है। ठीक ही तो कह रहा था वो। अगर आज वो ना आता तो वो दोनों लड़के न जाने क्या हाशा करते उसका। वो फिर से किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था और वो इसे देख सुन रही थी। हाँ हाँ, यही हुलिया था उन लड़कों का। वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैंने अच्छी खासी मरम्मत की है इनकी। हाँ, गाड़ी भी वही है, तुम फ़ौरन पीछा करो। उनका ख़राब मौसम और ज़ख्मी होने की वजह से वो करीब ही कहीं छुपे रुके होंगे। ठीक है, मुझे बताना फिर। ओके, वेलकम यार, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, रोहा ने तशक्कुर से पूरे लहजे में कहा तो वो बस एक नज़र इसके सुंदर चेहरे पर डालकर ड्राइविंग में मगन हो गया था। बारिश बरस रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली भी वके वके से कड़कती थी तो वो सलार की मौजूदगी के सबब खुद को महफूज कर रही थी। क्या ख्याल है इस कड़कती बिजली में तुम्हें खुले आसमान तले खड़ा किया जाए, इस तरह तुम्हारा डर दूर हो जाएगा? न जाने सलार को क्या सूझी, एकदम से कहने लगा तो वो खाइफ नज़रों से देखते हुए बोली, इतनी बुरी लग रही हूँ आपको तो बेशक मुझे इधर ही उतार दे, मजाक कर रहा हूँ भाई, रिलैक्स, आप ऐसा मजाक ही कर सकते हैं। वो रोने वाली होकर बोली तो गहरा सांस लेकर रह गया वो। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। वो इसकी खामोशी से डरती रही। हवेली आ गई तो वो तेज़ी से गाड़ी से उतरी और भागकर बीबी जान की शफीक बाहों में समा गई और सलार खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया। रात को वो खाने की मेज़ पर मौजूद नहीं था। रोहा को इसकी कमी शिद्दत से महसूस हुई और जब वो सोने के लिए लेटी तो सलार की खुशबू इसके पूरे वजूद को महकाने लगी। वो लाख सख्त मिजाज और संगदिल सही, मगर इतना बुरा नहीं था जितना वो इसके साथ पेश आया था। वरना आज जिस तरह वो इसे उन लड़कों से बचा के हिफाजत से घर लाया था, इसे ढूंढता रहा, इसे समझाया और रोने पर आंसू पूंछते थे, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। वो एक एहसास और खूबसूरत दिल रखने वाला इंसान ही कर सकता था। रोहा का दिल इस पत्थर जैसे नज़र आने वाले शख्स के लिए धड़कने लगा था। वो सलार हुसैन है जिसके रवैये से वो दुखी और दिल बर्दाश्ता होकर अपनी हित तक महसूस करके यहाँ से वापस जा रही थी। जब वो इसे यहाँ वापस लाया था तो इसके लिए इसके जज्बात की नोयत ही बदल गई थी। वो अपनी इस दिली कैफियत में मुस्कुराने लगी। मैं सुबह को बीबी जान से ज़रूर पूछूंगी कि सलार इतने गुस्सैले क्यों है, इसे दिल में कहा और सलार के लम्स की हिद्दतों को, इसके वजूद की महक को महसूस करते हुए सोने की कोशिश करने लगी। रात देर तक जागने की वजह से सुबह आंख भी देर से खुली थी। सब अपने अपने कामों में मगन थे। सलार ज़मीन पर जा चुका था। मौसम बहुत खुशगवार था, ठंडी हवा चल रही थी। वो नाश्ता करके
पाई बाग में लगे झूले पर आ बैठी। ज़हरा भी वहीं चली आई थी। पूछने लगी, रोहा आपी, मैं आपको सिर्फ रोहा कहूँ या आपी कहूँ? जो तुम्हारा दिल चाहे कहो। रोहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा तो फिर रोहा सही है। पता है रोहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। और हाँ, एक गुड न्यूज़ ये है कि बीबी जान ने सलार भैया को हुक्म दिया है कि वो आपको ज़मीन और बागात की सैर खुद कराएंगे। अच्छा, और वह मान गया? रोहा ने खुशगवार हैरत से कहा। जी हाँ, कह रहे थे कि 2-3 रोज़ में ले जाऊंगा, अभी कुछ काम करना है मुझे। ज़हरा ने मुस्कुराते हुए बताया, ग्रेट। वैसे मुझे तुम्हारे भैया से डर लगने लगा है, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मैंने इन्हें मुस्कुराते हुए अब तक नहीं देखा। रोहा ने संजीदगी से कहा। तो ज़हरा भाई की मोहब्बत में पूरे लहजे में बोली, खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं। मेरे भैया की मुस्कुराहट तो दिल मोह लेती है और इनकी हंसी रूह में ताजगी भर देती है। अच्छा चलो देखेंगे, रोहा ने हंसकर कहा। तो वो भी हंस दी। 2 दिन हो गए थे और वो सलार की शक्ल देखने को तरस गई थी और इन दिनों में वो इसके दिल और रूह में मजीद समा गया था। इसे पता भी न चला था और वो इससे दिल ही दिल में जाने लगी थी, मगर वो पत्थर दिल था। शायद रोहा ने इसे स्टोन मैन का नाम दे रखा था, लकब दे दिया था। फजर की अज़ान के साथ इसकी आंख खुल गई थी। कुछ देर वो बिस्तर में लेटी रही, फिर उठकर मुंह हाथ धोया और बीबी जान के कमरे में आ गई। वो नमाज से फारिग होकर बैठी थी और तस्बीह पढ़ रही थी। बीबी जान ने इसे देखते ही मुस्कुराकर बाहें फैला दी थी। वो मुस्कुराती उनकी बाहों में समा गई। उन्होंने इसकी पेशानी चूमी और वो इनकी गोद में सर रखकर लेट गई। वो इसकी सिल्की बालों में हाथ फेरने लगी। रोहा ने सुकून से आंखें मूंद ली। ये देखे बगैर के सलार साइड पर बिछे बेड पर लेटा इसे देख रहा था। वो नमाज के बाद अक्सर बीबी जान के कमरे में आकर लेट जाता था। रोही दी, जी बीबी जान वास्तगी से बोली, तू खुश तो है ना यहाँ? जी बीबी जान, मैं बहुत खुश हूँ, आप सब तो बहुत अच्छे हैं। इसने ईमानदारी से जवाब दिया। सलार से नाराज़ तो नहीं है ना? जाने क्यों बीबी जान ने सलार की वहाँ मौजूदगी में इससे जानना चाह रही थी। नहीं तो वो तो बहुत अच्छे हैं। जो इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने घर और ख़ानदान की आन आबरू की तरफ उठते कदम खाड़ फेंके, बढ़ते नापाक हाथ तोड़ डाले और मेरी निगाह को झुकने पर मजबूर करते, वो शख्स तो बहुत ही अच्छा और प्यारा हुआ ना बीबी जान। मुझे इनसे कोई गिला नहीं है, मैं इनसे नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन क्या दी? लेकिन वो सबसे बल्कि मुझसे नाराज़ रहते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है बीबी जान? और वो मम्मा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? रोहा ने संजीदगी से सवाल किया। सलार जो आंखों पर बाजू रखे से ही देख रहा था, बेचैन और बेकरार हो गया था। अरे नहीं दी रानी, वो नफरत नहीं करता, वो तो सबसे प्यार करता है, बस ज़रा उलझा हुआ सा रहता है। ठीक हो जाएगा, तू इसकी तरफ से अपना दिल मैला ना कर। बीबी जान इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मेरा दिल मैला नहीं है, उजाला हो गया है सलार की वजह से, क्योंकि वो इस दिल में समा गए हैं प्यार बन के। रोहा ने दिल में कहा, बीबी जान आप क्या पढ़ती हैं? नमाज के बाद दुआएं, सबके लिए दुआएं मांगती हूँ, शुक्र की तस्बीह पढ़ती हूँ। इस पाकज़ात ने हमें हर नेमत से नवाजा है, तू भी दुआ मांगा कर। मैंने तो कभी दुआ नहीं मांगी सिवाय अपने एग्ज़ाम के दिनों में कि अल्लाह मियाँ मेरा पेपर अच्छा करवा देगा, मुझे बहुत अच्छे ग्रेड दिलवाएगा इम्तिहान में। क्या इसे भी दुआ कहते हैं बीबी जान? वो बहुत मासूमियत से बताती, सवाल पूछती। सलार को 7-8 बरस की बच्ची दिखाई दे रही थी इस वक्त। अल्लाह को मुश्किल में पुकारना, इससे कुछ मांगना, तलब करना, चाहना दुआ ही तो है। मांगने के तरीके और अंदाज जुदा जुदा हैं। हर कोई अपनी मन मर्जी की ज़रूरत के मुताबिक मांगता है, पर मांगते इसी सोने रब से है। हम सब उसी से मांगते हैं। बीबी जान ने आसानी से जवाब दिया। और फिर भी बेसुकून रहते हैं ना, है ना बीबी जान? ये तुझे कैसे पता? बस पता है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो अल्लाह से मांग तो लेते हैं, पर वो अल्लाह पर यकीन नहीं करते कि वो उनकी मांग पूरी कर देगा, इनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्श देगा। एतमाद, भरोसा और यकीन कामिल तो दुआ की बुनियाद है। वही ना हो तो दुआ तो रायगा चली गई ना बीबी जान, रोहा ने ज़िंदगी से कहा और उठकर बीबी जान का चेहरा देने लगी, जो इसकी बातों से मुतासिर नज़र आ रही थी। हाँ, तुझे तो बहुत समझदारी की बातें करनी आती हैं, किसने सिखाई हैं तुझे ये बातें? बीबी जान ने इसके चेहरे को छूते हुए प्यार से पूछा। किताबों ने और लोगों के रवैयों ने, शायद लोगों के रवैयों ने ज़्यादा सिखाई है। और कितनी अजीब बात है ना बीबी जान के मैंने ना तो कभी अल्लाह से कुछ मांगा, ना ही जो कुछ इसने मुझे बिना मांगे दिया है इसका भी कभी शुक्र अदा किया। फिर भी वो कितना मेहरबान है ना मुझ पर। अपनी इतनी सारी मखलूक में से भी मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत नहीं भूलता, और अल्लाह तो एक ही है ना, फिर भी मैं उससे भूल जाती हूँ। रोहा ने संजीदगी और अंदामत से पूरे लहजे में नज़रें झुका कर कहा। तो सलार इसका ये रूप, ये अंदाज़ गुफ्तगू सुनकर हैरतज़दा रह गया। वो दर हकीकत क्या थी? मासूम मिस्ट्री या शायद कोई ड्रामा? वो समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल जो भी था, वो इस वक्त रोहा हसन के ख्यालात से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका था, बल्कि बहुत इंटरेस्ट लेकर इसे देख और सुन रहा था। ना मेरी सोनी, मुझे नहीं लगता कि तू उसे भूल जाती है। मासूम लोगों के तो दिल में अल्लाह हर वक्त बसता है। नमाज तो आती है ना तुझे? पता नहीं, बरसों हो गए कभी पढ़ी ही नहीं। और दामद से पूरे लहजे में सच्चाई से बोली थी। और जब कभी पढ़ना चाही तो मामा ने ये कहकर इरादा तोड़ दिया कि एक आधी नमाज पढ़ के कौन सा तुम्हारी सारी कज़ा नमाजें अदा हो जाएंगी। एक नमाज तो
पे तो बख्शिश नहीं हो सकती। ज़ोहा तो झल्ली है, खुद तो दीन से आ रही थी ही, औलाद को भी दीन से दूर कर दिया। बीबी जान बोली, लहजा तासुज़दा था। बख्शिश तो एक सजदे पे भी हो सकती है, माफ़ी तो एक आंसू के एवज़ से अता हो सकती है, और तौबा तो नेकी के इरादे और बुराई को तरक करने के सच्चे ख्याल और एहसास पर कबूल हो सकती है। फिर हम लोग इस्लाम को अल्लाह से राब्ता और ताल्लुक़ को न जाने इतना मुश्किल बना के क्यों पेश करते हैं। शायद अपनी कमज़ोरियों पर काबू नहीं पा सकते, इसलिए नहीं चाहते कि दूसरे लोग इनसे आगे निकल जाएं। माफ़ी और तौबा के रास्ते पर चलकर ख़ुद को सुधार लें। गलत काम करने के लिए हमें अपने जैसे गलत सोच और किरदार के हामिल अफराद की ज़रूरत होती है ना। रोहा ने नहायती संजीदगी से कहा तो बीबी जान ने इसका चेहरा चूम लिया। अल्लाह नज़र बस से बजाए, तू तो हीरा है, हीरा इतनी समझदार है मेरी पोती। वाह मेरे सोने रब, तेरा शुक्र है तेरा। बीबी जान, मेरा दिल चाहता है नमाज़ पढ़ने को, लेकिन शर्मिंदगी होती है अल्लाह के सामने जाते हुए। अल्लाह मियाँ जब मुझसे सवाल करेंगे कि तुमने इतनी ढेरों नमाज़ें क्यों कज़ा की, तो मैं क्या जवाब दूँगी। वो नदामत और मासूमियत से पूरे लहजे में बोलती, दिलों में प्यार की कंदीलें जगाती जा रही थी। अगर वो बेनमाजी थी तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं था। तो खुद ही तो कह रही थी कि अल्लाह तो एक आंसू और एक सजदे पर बख्श देता है, माफ़ कर देता है, फिर क्यों इसके दरबार में जाने से घबराती है। बीबी जान इसके झुके हुए सर पर हाथ रखकर शौकत भरे लहजे में पूछा था। तो वो धीमेपन से गोया हुई, बीबी जान, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक शख्स कहीं जा रहा था कि शैतान इसके साथ चल पड़ा। रास्ते में इसने ना फजर की नमाज़ पढ़ी, ना जोहर की, ना असर, मगरिब और ना इशा की। ये देखकर शैतान बोला, मेरे और तेरे रास्ते अब से जुदा हैं। इस आदमी ने वजह पूछी तो शैतान बोला, मैंने आदम को एक सजदा नहीं किया था तो अल्लाह ने मुझ पर लानत भेजी। तूने तो एक दिन में इतने सारे सजदे नहीं किए, वो भी आदम के रब को, अल्लाह को। मुझे तेरे अंजाम से डर लग रहा है। बस बीबी जान, मुझे इस बात से डर लगता है कि कहीं अल्लाह मियाँ मेरी अपने दरबार में गैर हाजिर का हिसाब ना मांग ले। रोहा मेरी धी, मेरी रानी, तू तो बड़ी नेक रूह है, तुझे तो अल्लाह साईं तेरी इस अच्छी सोच पे ही जन्नत दे देंगे। बीबी जान इसे फ़रहत मोहब्बत और मसरत से अपनी गोश में भरकर चूम कर कहा, बीबी जान, मैं ज़रा ज़मीनों का चक्कर लगा लूँ, फिर नाश्ता करके इन्हें ले जाऊँगा सैर को। सलार हुसैन की आवाज़ पर रोहा यकदम से बीबी जान की गौर से निकली थी। इसे देख कर हैरान रह गई। वो एक निगाह इसकी हैरज़दा सुंदर चेहरे पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। ये कब आए थे? रोहा ने बीबी जान का चेहरा तकते हुए पूछा। ये तो तेरे आने से पहले ही इधर लेटा था, तुझे पता नहीं चला? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। चल खैर है, जो होता है अच्छा होता है, तुम तैयार हो जाना, सलार तुम्हें सैर कराने ले जाएगा, बीबी जान ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसने सर हिला दिया। रोहा ने हाफ स्लीवलेस वाली लाइट पिंक कलर की शर्ट और सफ़ेद जीन्स की पैंट ज़ेबतन की थी। स्याह रंग की हील वाले शूज़ पहने हुए थे। बेहद दिलकश और रूह में समा जाने की हद तक परी लग रही थी वो। ज़ोहा ने इसे शुरू से ही लड़कों वाले ड्रेस पहनाए थे और इसे भी यही लिबास पहनने की आदत हो गई थी, इसलिए इसके लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। वो थी भी गुलाबी माइल सफ़ेद रंग की, हामिल, सेहतमंद जिस्म, स्याह आंखें जिनमें मासूमियत और जहानत की चमक थी, स्याह सिल्की बालों की आबशारें, गुलाबी लब मोतियों की तरह चमकते, सफ़ेद दांत इसकी मुस्कुराहट को और भी दिल अवेज़ा बना देते थे। कद मुनासिब था सलार के, तो वो कंधे से भी नीचे आती थी। हील पहनकर इसके कंधे के बराबर जोर आ गई थी। बिना किसी मेकअप के अपनी कुदरती हुस्न में भी वो बहार में खुले ताज़ा गुलाब ऐसी कोमल नरम थी। इस पर मिजाज की सादगी और फितरत मासूमियत इसके दिलकश सराबे को चार चांद लगा दिए थे। सलार हुसैन जीप के पास खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। वो आई तो इसका ये मगरबी रंग और रूप देखकर एक बार फिर से वो गुस्से में आ गया। वो नहीं चाहता था कि इसके मासूम हुस्न पर गैर मर्दों की निगाहें पड़े। जब इसको देखते ही बोल पड़ा, तुम्हारे पास कोई ढंग का लिबास नहीं है? नहीं, आप ला दें, रोहा ने जवाब देकर साथ ही इससे फरमाइश भी कर दी थी। सलार ने इस हैरत से इसके इस जुर्रत को देखा था, मगर वहाँ तो मासूमियत झलक रही थी। इसकी ये मासूमियत थी तो धीरे धीरे इस पत्थर से आदमी को अंदर से हिला रही थी, इसमें दरारें डाल रही थी। वो बहुत बेबस होता जा रहा था इस छोटी सी मासूम सी लड़की के सामने। पता नहीं ये ज़ोहा बेगम की बेटी होकर इस कदर मासूम क्यों है या बनी हुई है। वो उलझता जा रहा था। अभी तो ज़हरा से लेकर पहन लो, इसका लिबास तुम्हें पूरा आएगा। सॉरी, मैं किसी की उतरन नहीं पहनती, ये लिबास जैसा भी है मेरा अपना है, मुझे यही इत्मीनान बहुत है। रोहा ने संजीदगी से कहा तो उसकी इस हद तक साफ गोई पर वो तब गया। हैरत थी इसकी जुर्रत पर। वो सलार हुसैन जिसके सामने सिवाय बीबी जान के किसी को भी खुलकर बात करने की जरूरत नहीं होती थी, इसके सामने एक लड़की कितनी आसानी से बड़ी बात कह देती थी। तेज़ आवाज़ से उड़कर रोहा के बाल सलार के चेहरे को छू गए। वो मज़ीद झंझला गया और सख्ती से बोला, अपनी ये आवारा जुल्फ़ें बांध कर रखा करो, हर तरह से तंग करने का ठेका ले रखा है, जैसे खाने पीने की चीज़ों में भी तुम्हारे बाल तैयारे होते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आपके घर का खाना मैं नहीं पकाती। गुस्सा किसी और बात पर है और खामखा मेरे बालों को निशाना बना रहे हो। रोहा ने बुरा मुँह
रोहा ने बुरा मनाते हुए अपने बालों को समेटते हुए कहा तो खजल सा हो गया। ठीक ही तो कह रही थी। वो गुस्सा वाकई से किसी और बात का था। शायद इसके सामने खुद को बेबस होता नहीं देखना चाह रहा था। जब भी ज़रा सी बातों पर उलझ रहा था, बैठा हुआ ये कहकर जी में सवार हो गया। जी नहीं, अगर आपने मुझे इसी तरह डांटना है ना तो फिर मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। वो भी ज़िद पर अड़गी। मत जाओ, बीबी जान की ख्वाहिश थी, वरना मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम जैसी बददिमाग लड़की को सैर कराने का। झन्नों में जाओ तुम। वो गुस्सैले लहजे में बोला और तेज़ी से जीप स्टार्ट करके हवेली से बाहर ले गया। साथ ही रोहा का दिल भी वो दास हो गई। अल्लाह मियाँ, आपने इस स्टोन मैन के लिए मेरे दिल में प्यार क्यों जगा दिया है? ये तो मुझे पसंद भी नहीं करते। प्यार तो बहुत दूर की बात है। रोहा ने अफसुदगी से सोचा और अंदर चली गई। रोहा, तुम गई नहीं सलार के साथ? बेजी ने इसे देखते ही हैरत से पूछा। बीबी जान और ज़हरा अलग हैरान थी। नहीं, वो कह रहे थे कि जहन्नुम में जाओ, इन्हें मेरे इस लिबास पर एतराज़ है। रोहा कहकर वहाँ रुकी नहीं थी। सलार शाम को वापस आए तो उसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग्स थे जो उसने लॉन्च में बैठी रोहा के सामने ला कर रख दी। इसमें से कुछ ड्रेसेस हैं, तुम्हारे लिए चेक कर लो। फिटिंग वगैरह का मसला हो तो बीजी से कह देना, वो दर्जन से कहकर दुरुस्त करवा देंगी। मैं अंदाज़े से ख़रीद लाया हूँ। आप शहर गए थे? रोहा ने हैरत से उससे और शॉपिंग बैग्स को देखते हुए पूछा। हाँ, क्यों? वो सोफे पर बैठते उसे पूछ रहा था। वो कुछ नहीं थैंक्स, मैं ये ड्रेस पहन कर आती हूँ। वो जाने क्यों सलार को उलझी हुई सी दिखाई दे रही थी। शॉपिंग बैग्स उठा कर जाने लगी। रोहा को बहुत हैरत हो रही थी। सलार सुबह तो गुस्से से इसे सुनाकर चला गया था और अब इसके लिए 5 बहुत खूबसूरत रेडीमेड सूट खरीद लाया था। इसकी चॉइस बहुत अच्छी थी। रोहा ने एक ड्रेस पहनने के लिए मुंतखब कर लिया। हल्के नीले रंग का जॉर्जेट का हल्के काम वाला शलवार सूट था। वो नहाकर लिबास पहनकर तैयार हो गई तो इसके लिए अपना आप पहचाना मुश्किल हो गया। वो बहुत मुख्तलिफ, वो बहुत हसीन और दिलकश दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराती हुई लॉन्च में आ गई जहाँ सलार चाय पीने के साथ साथ टीवी पर रिमोट से चैनल सर्च करा था। रोहा ने इसके सामने आते हुए कहा, सलार देखिए तो मैंने आपका लाया हुआ ड्रेस पहना है। सलार ने निगाह टीवी से हटाकर इसके जानिब की तो एक लम्हे को वो पलके चिपकाना ही भूल गया। दिल में बहुत मीठा मीठा सा गीत छिड़ा था। वो नीले आसमान की पेशानी पर चमकते चांद की मानिंद अपनी चांदनी बखेरती सूरत लिए इसके सामने थी। इस लिबास में तो वो और भी दिल हसीन और दिलनशीन लग रही थी। धड़कनों में बोलती, रूह में जज़ब होती हुई चांदनी, कैसे लग रही हूँ मैं? रोहा ने इसके पास आकर पूछा। वो तो बस इस दिलकश सरापे को तके जा रहा था। बताए ना। रोहा ने सवाल किया तो वह चूम गया और खुद को डांटने लगा। इसे ये क्या हो रहा है? कैसी फजूल हरकतें कर रहा है वो? तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ये ड्रेस आप लाए हैं और आप ही चाहते हैं कि मैं ऐसे लिबास पहनूं। बताए ना। वो दुपट्टा लहराते हुए बोली, किसी से भी पूछ लो ज़हरा बेजी, या आप नहीं बताएंगे तो मैं दोबारा अपना वही ड्रेस पहन लूँगी। रोहा ने इसकी बात काटते हुए तेज़ी से कहा तो वो खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, दिमाग खा लिया है तुमने मेरा? है सच्ची दिमाग था आपके पास? रोहा ने हैरत और मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा तो सलार ने इसे घूरा मगर इस पर ज़रा असर ना हुआ इसके घूरने का और कहने लगी, मैं तो समझी थी कि आपकी खोपड़ी में सिर्फ गुस्सा और भूसा भरा है। अच्छा, और? वो एकदम इसकी जानिब बढ़ा तो वो डर गई। और आप अच्छे खासे प्यारे हैं, अगर गुस्सा ना करें तो हर वक्त नीम और कड़वे करेले चबाते रहते हैं। घर में भी सब आपसे डरे सहमे रहते हैं और बाहर भी आपको नरमी से प्यार से बात करना। सुनो लड़की, सलार ने हाथ उठाकर से मजीद कुछ कहने से रोक दिया था। वो बहुत बुरी तरह से इसका ज़ब्त और सब्र आजमा रही थी। मुझे अपने मामलात में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ, वरना जो अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, वरना खर्च हो जाओगी मेरे हाथों। मैं कोई करेंसी नोट नहीं हूँ कि खर्च हो जाऊँ। रोहा ने कहा तो वो उलझ कर गुस्से से बोला, शट अप एंड गेट लॉस्ट। मैं तो जा रही थी यहाँ से, आपने ही रोका था मुझे। आपको तो एक लड़की से, एक मेहमान से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। आप इस तरह बेइज्जत करते हैं अपने घर आए मेहमानों को। पढ़े लिखे जाहिल, तलीम याफ्ता गवार, डिग्री होल्डर अजट और सनद याफ्ता पेंडू, वहशी कहीं के। वो गुस्से से बोलती चली गई। रोहा सलार का हाथ उठा था और रोहा ने डर के मारे एकदम से आंखें मींच ली थी। इसकी इस हरकत पर सलार का गुस्सा एकदम से ठंडा पड़ा था और इसका गुस्से से उठा हाथ धीरे से रोहा के गाल पर आकर ठहर गया था। रोहा डरते डरते आंख खोल दी। सलार का दिल इसकी मासूम सूरत और हैरत में डूबी आंखों को देखकर मौम हो गया था। इसके अंदर जैसे जंजला सा आ गया था। ये तुम्हारी ये मासूम सूरत मुझे रोक देती है, वरना तुमने जो कुछ किया है इसकी सज़ा बहुत संगीन दे सकता हूँ मैं तुम्हें। आइंदा ख्याल रखना बेबी, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। तो अब कौन सा अच्छी तरह पेश आ रही हैं? वो डरते डरते बोली, बड़ी तुम मेरा ज़ब्त आजमा रही हो और अगर मैं कुछ कर बैठा तो मुझसे गिला मत करना। चली जाओ यहाँ से, सलार ने मायने खेज लहजे में कहा। वो सहमी हुई नज़रों से तके गई। वो टेलीफोन की बेल बजने पर फ़ोन सुनने चला गया। सलार के भारी मर्दाना हाथ की हिद्दत और लम्स को अपने गाल पर महसूस करके इसके वजूद में नई ज़िंदगी सी दौड़ गई और वह मसरूर से मुस्कुराने लगी।
फ़ोन मीना रिसीव कर चुकी थी। सलार चंद लम्हों बाद वापस आया तो उसे वहीं खड़े देखकर सपाट लहजे में बोला, तुम अभी तक इधर ही खड़ी हो? रोहा ने आंखें ना खोली। सो रही हो क्या? क्या कहा कह कर गया था मैं तुमसे? सलार ने गुस्सैली आवाज़ पर। रोहा ने पट से आंखें खोली। वो खूनख्वार नज़रों से इसे घूर रहा था। वो डर कर यकदम से दौड़ लगाकर अपने कमरे की तरफ गई थी, ये देखे बगैर कि इसकी इस हरकत पर इस पत्थर के होंठों पर भी मुस्कान फैल गई थी। जोहा ने रोहा को वापस आने का हुक्म सादा कर दिया था। आहद अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत ड्राइविंग करते हुए गिरफ्तार हो गया था और एक रात और एक दिन हवालात में गुजार कर हसन ने असर सरूक की वजह से बाहर आया था। हसन ने जोहा और आहद दोनों को खूब सुनाई थी। जोहा को उनके सर्कल की 2-3 बेगमात ने आहद के हवाला जाने की बाबत सवाल जवाब किए थे तो जोहा को बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। जोहा बेगम, इज़्ज़त सबसे बड़ा स्टेटस होती है और अब तो इस बात को समझ लो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी कमाई होनी चाहिए थी। अब भी वक्त है, इन्हें संभाल लो, अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लो। हसन ने उनसे फ़ोन पर कहा था क्योंकि वो लंदन में थे और यहाँ सारी सूरत हाल इनके लिए परेशानी और पशेमानी का बायस बन रही थी, मगर वो जोहा ही क्या जो इनकी बात मान जाए। हाँ, वो दुबई का दौरा मुख्तसर करके वापस लौट आई थी आहद की वजह से और रोहा को भी वापस तलब कर लिया था। अमीना को उन्होंने फ़ोन पर रोहा को वापस भेजने का कहा था। अब तुम भी कोई चांद ना चढ़ा देना, बस बहुत होगी गाँव या तरह बस बहुत होगी गाँव यात्रा, फ़ौरन वापस आओ। जोहा ने रोहा के मोबाइल पर कॉल करके कहा, मामा मुझे तो हफ्ता भी नहीं हुआ यहाँ आए हुए और मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? बोर ही होगी ना। रोहा ने मुँह बसूर कर कहा, विकी है ना यहाँ, तुम्हारे जाने से वो बोर हो रहा है। जानती हो नई मॉडल की कार खरीदी है इसने और तुम्हारे साथ आउटिंग पर जाने के लिए बेचैन है। और तुम्हारे इन पेंडू रिश्तेदारों का रवैया कैसा तुम्हारे साथ? तुम्हें कुछ बुरा भला तो नहीं कहते? जोहा ने तेज़ी से अपनी बात करके पूछा तो उसे सलाह का रवैया याद आ गया। नहीं मामा, सब बहुत लविंग और केयरिंग है। ओके, तुम वापस आने की तैयारी करो, 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं, समझी? जोहा ने ये कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। सलार रोहा के लबों पर बेख्तियार उसका नाम मचल गया, जो इसे शुरू दिन से बेइज्जत करने, डांटने, नज़रअंदाज करने पर कमर बस्ता था और इसे अपनी रूह में बसा चुकी थी। दिल के संसार पर बैठाकर इसकी परतिश करने लगी थी और इस पत्थर जैसे शख्स को तो शायद इसके दिली जज्बात की खबर ना थी। एहसास दिल यकदम से ही अफसुदा हो गया था। सलार पुत्र, रोहा की वापसी की टिकट ला देना। दोपहर को मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था, इसलिए सलार जल्दी हवेली वापस आ गया था। इरादा था कि रोहा और जहरा को सैर कराने ले जाएगा। आते ही अमीना ने इससे कहा तो वह हैरानगी से बोला, क्यों, क्या वो वापस जाना चाहती है? वो तो नहीं जाना चाहती, पर इसकी माँ का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि रोहा को वापस भेज दिया। अमीना ने बताया, जब वो नहीं जाना चाहती तो आप क्यों भेजना चाहती हैं इसे? इसकी माँ ने बुलाया है, उदास हो गई होगी इसके बगैर। अमीना ने कहा तो वो भरमी और तन से बोला, हूँ जानता हूँ इसकी माँ को कि कितनी सगी है वो। इसकी जो माँ अपने कमसर बच्चों को नौकरों के सुपुर्द करके अपनी ख्वाहिशात और खुशियों की अलग दुनिया में मगन हो, वो अब क्यों उदास होने लगी अपनी बेटी के लिए? पर पुत्र इसे जाना तो है ना एक दिन। बीबी जान ने समझाना चाहा। हाँ, मगर रोहा की मर्ज़ी के बगैर कोई इसे वापस नहीं भेजेगा। बोल दीजिएगा इसकी माँ को भी, और वो अभी वापस नहीं आएगी। सलार ने उसी दस्त और सपाट लहजे में कहा। यकायक इसकी नज़र सामने उठी तो दरवाजे में रोहा को खड़े देखा। वो मुस्कुरा रही थी। इसके देखने पर बाहर निकल गई। सलार भी इसके पीछे ही चला आया। सुनो, सलार ने इसे जाते देखकर आवाज़ दी। जी। वो रुकम सुमी से इसे देखने लगी। इसके लाए हुए सफ़ेद और कासनी शलवार कमीज़ और दुपट्टे में वो बहुत प्यारी, दिलकश, मासूम और मुनफरिद दिखाई दे रही थी। सलार ने सताइशी नज़रों से इसे देखा था। इधर आओ। सलार ने अपनी जगह पर ही रुकते हुए इसे बुला लिया, मगर वो उलझन अमेज़ नज़रों से उसे देखती वहीं खड़ी रही कि जाने अब वो क्या कह दे। हर वक्त तो वो अंगारे चबाता रहता था। आई सेड कम हेयर बेबी, सलार ने कदरे नरम लहजे में कहा तो वह हैरान नज़रों से इसे देखती चलती हुई इसके सामने आ गई। तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहती? आपने मेरी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आपके बगैर अब मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। रोहा ने इसके चेहरे को देखते हुए अपने दिल में मुखातिब करके कहा, कुछ पूछा है मैंने? सच बताऊं या झूठ? रोहा ने मासूमियत से सवाल किया। सिर्फ सच। सलार ने इसकी मासूमियत पर फिदा होते हुए कहा, सच ये है कि मैं विक्की से जान छुड़ाना चाहती हूँ। वो मामा का मिलने वाला है, एकदम घटिया आवारा है, बहुत दौलतमंद है। मामा इसके साथ मेरी शादी कराना चाहती हैं, बट आई डोंट लाइक हिम। मामा के सारे मिलने जुलने वाले बहुत अजीब से हैं, रुपए पैसे की शो ऑफ करने वाले, बनावटी से मसनूई प्यार और हमदर्दी जताने वाले हैं। विक्की तो बहुत ही वाहियात, इतनी लड़कियों से फ्लर्ट कर चुका है एक वक्त में, कई 100 लड़कियों से अफेयर्स चल रहे हैं। इसके मुझे घिन आती है। इससे एग्ज़ाम से फारिग थी तो अचानक मुझे आपके गाँव आने का ख्याल है। मुझे गाँव देखने का शौक़ भी था और आप सबसे मिलना भी चाहती थी, क्योंकि पापा बीबी जान को बहुत याद करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ये छुट्टियां आपके पास, आई मीन यहाँ गांव में सबके पास आकर गुजारूं। पहले मामा ने मना कर दिया, फिर खुद ही मान गई। शायद वो दुबई जा रही थी, इसलिए मुझे
घर में अकेले नहीं छोड़ सकती थी तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। मैं विक्की से बचना चाहती थी और आप सब से मिलना चाहती थी। यही हकीकत है, यही सच है। सलार इसको बगौर देख रहा था। इसके चेहरे पर आंखों में सच्चाई और मासूमियत चमक रही थी। वो इस वक्त इसे अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई थी, इतनी कि वो बेकरार सा हो गया। बस इसके चेहरे को देखे चला जा रहा था। थैंक्स, आपने मुझे जाने से रोक दिया। वो इसे मुसलसल अपनी जानिब देखता पाकर खामोश देखकर वो खुद ही बोल पड़ी, लेकिन कब तक रोक सकूंगा? क्यों, एक दिन तो तुम्हें वापस जाना है ना, आप मुझे जाने देंगे क्या? कितना मान, यकीन और अपनाइत भरा सवाल था रोहा का। सलार हुसैन जैसा पत्थर शख्स लम्हे भर में पाश पाश होकर ढह गया था, मगर इसके सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं था। पता नहीं वो उलझ कर रह गया था। इससे दिल इसकी मासूमियत और हैरत से उठती गिरती पलकों के जाल में फंस रहा था, मचल रहा था। फिर अब क्यों रोका? इसके जवाब पर वो बिछ गई थी। सवाल किया तो इसका जवाब अभी तक वही था, पता नहीं। और शायद रोहा को पता चल गया था वो एक पत्थर से सर फोड़ रही है और वो अपना आप लहूलुहान करा बैठेगी, मगर इस स्टोन मैन पर इसके किसी जज्बे का कोई असर नहीं होगा, लिहाजा यहाँ रुकना बेकार है। वो खामोशी से पाई बाग की जानिब चल दी। मैं एक दिन बाद वापस जाऊँ या एक माह बाद जाऊँ, विक्की तो वही मौजूद होगा, वहाँ के हालात वैसे ही रहेंगे और मामा वो तो अपनी मर्ज़ी करके ही दम लेंगे। अगर मुझे विक्की को रिजेक्ट करना है तो हिम्मत करके मामा से कहना होगा, और पापा है ना मेरे साथ। मामा उनकी और मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे विक्की से कैसे मसरूफ़ कर सकती है? इतने दिन तक ये खौफ और टेंशन में क्यों अपने सर पर सवार रखूं कि कल क्या होगा? जो होना है वो आज ही हो जाए। मैं अब नहीं डरूंगी। सलार मेरा मुकद्दर नहीं बन सकते तो ना सही, लेकिन मैं खुद को विक्की जैसे शख्स के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी ज़िंदगी इतनी बेमोल नहीं है, मुझे अपना हक के लिए बोलना होगा। हाँ, अब मैं नहीं डरूंगी किसी से, अल्लाह से डरूंगी तो वो मुझे बाकी हर डर खौफ से निजात दिला देगा। रोहा पाई बैग में लगे झूले पर बैठी सोच रही थी, खुद को समझा रही थी, सवाल जवाब कर रही थी। बारिश हो रही थी, मगर रोहा अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि इसे अपने भीगने का एहसास ही नहीं हो पाया। बिजली कड़की तो अब वो डरी नहीं, बल्कि दुर्दे पाक पड़ते हुए अपनी ही सोचों की दुनिया में मगन थी। अरे रोहा को देखो कैसे बारिश में भीग रही है। बीजी ने खिड़की से बाहर देखा तो इसे भीगते देखकर कहा, मैं इसे बुला कर लाती हूँ। ज़हरा अपनी जगह से उठी, तुम पकौड़े बना कर लाओ, रोहा को मैं बुला कर लाता हूँ। सलार ने इसे जाने से रोकते हुए कहा, जी अच्छा भैया। ज़हरा फ़ौरन हुक्म की तकमील के लिए चल दी। वो सोचों में गुम झूले पर बैठी बारिश में भीग रही थी। सलार ने हैरत से देखा और करीब आकर इसके चेहरे को बगौर देखने पर इसे लगा जैसे वो रो रही है, मगर बारिश ने इसके चेहरे को भिगो दिया है, इसलिए इसके आंसुओं को अपना भरम रखना आसान महसूस हो रहा है। रोहा, बारिश में क्यों बैठी हूँ? रोहा ने इसकी आवाज़ पर चूम कर देखा। बारिश शुरू हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। परेशान और सलार ने इसके चेहरे को बगौर देखा। नहीं, जब इंसान किसी फैसले पर पहुंच जाता है तो फिर परेशानी नहीं होती, अमल और नतीजे का इंतजार होता है। वो सुकून से बोली, कैसा फैसला? मैं कल वापस जा रही हूँ। वो झूले से उठते हुए बोली, क्या? सलार को झटका लगा था, हैरानी से बोला, जी हाँ, जब वापस जाना ही है और सब कुछ फेस करना ही है तो फिर देर किस लिए? कल भी तो ये सब होना है, तो क्यों ना आज हो जाए। और वैसे भी मेरे यहाँ आने से आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं ना। ये कहकर वो जाने लगी तो वो तेज़ी से बोला, कहाँ जा रही हो? अपना सामान पैक करने। इसने रुककर जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। वो रौब से बोला, लेकिन मैं आपके हुक्म की ताबा नहीं हूँ। वो मुस्कुराई, फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगा। अब मुझे कब तक रोक सकते हैं? आखिरी सांस तक। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जी। रोहा को अपनी समातों पर यकीन आया। जी, मिसेज़ सलार हुसैन बनकर रहोगी मेरे साथ? आप? शादी करना चाहता हूँ तुमसे। क्यों? आप तो मुझे पसंद नहीं करते। हर वक्त जो मुझ पर गुस्सा करते हैं, रौब झाड़ते हैं और बस सारे शिकवे गिले कर लेना। अभी तो हाँ कर दो। रियली तुमने मुझे तोड़ दिया है। हमेशा से तुम्हें चाहता था। चची बेगम के रवैये की वजह से तुमसे खाइफ रहा, मगर अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा सा हूँ। रोहा, मुझे मुकम्मल कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा बहुत प्यार, मोहब्बत और इज्जत से रखूँगा, खुशियाँ दूँगा। शहर या गाँव, जहाँ कहोगी वहाँ तुम्हें घर बना कर दूँगा, वहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो संजीदगी, नरमी और खलूस से कहता रोहा को खुश हुआ हैरत में डाल रहा था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो सटपटा कर बोली, तबीयत तो ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। इस बारिश में भीगी हुई तुम और कैमर ढा रही हो। जब से आई हो मेरा सबर जब्त आजमा रही हो तुम। बहुत जालिम हो तुम। पता नहीं आपको क्या हो गया। वो घबरा कर ही कहते हुए जाने लगी तो सलार इसका हाथ पकड़ने की जसारत कर गया। प्यार हो गया है तुमसे? तो वो नज़रें झुकाकर बोली, तो अपने प्यार को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। ज़िंदगी के इस सफ़र में मेरा साथ दोगी? आप पापा से बात कर लें। वो ये कहकर शर्मा का हाथ छुड़ा कर अंदर की जानिब भागी थी और सलार खुशदिली से हंस पड़ा। और रोहा हैरान थी कि मामा ने इसे फ़ोन करके रिजल्ट आउट होने तक गांव में रहने की फिर से खुशी इजाज़त दे दी थी। और वो रोहा तो खुश थी, इसकी मोहब्बत से मिल रही थी। सलार जैसे आदमी को इसने खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया था। पापा का फ़ोन आया था और बहुत खुशी से बात कर रही थी। बेटा, तुम्हारी बीबी जान कैसी हैं? हसन अहमद बोले,
पूछा। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत लविंग और शफीक हैं। पापा आप बीबी जान से मिलने क्यों नहीं आए? बेटा दिल तो बहुत चाहता है इनसे मिलने को, मगर मुझ में इनका सामना करने की हिम्मत नहीं, और वो मुझसे नाराज़ भी तो है ना। नहीं पापा, वो माँ हैं, भला माएँ भी कभी अपनी औलाद से नाराज़ होती हैं? बीबी जान तो आपको बहुत प्यार करती हैं, दुआएं देती हैं, एक ही बेटे तो हैं आप। अब आप इनके और आपने भी इन्हें बरसों से जुदाई का गम दे रखा है। प्लीज़ पापा आ जाएं, और वो आपको देखेंगी तो फ़ौरन आपको माफ़ करके गले लगा लेंगी। रोहा ने संजीदगी से कहा, इंशाल्लाह मैं जल्द आऊँगा। अब तो मेरी बेटी भी मेरी माँ के पास है, एक तुम्हारी माँ है, काश वो भी बीबी जान की तरह अपनी औलाद की तरफ दे रखती। हसन ने संजीदगी से मुसरत भरे लहजे में कहा तो वह जल्दी से बोली, ओ पापा आप मामा को बीबी जान से कंपेयर मत करें। मामा और बीबी जान के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मामा ज़मीन है और बीबी जान शफ़क़त मोहब्बत का आसमान है, जो ज़मीन को भी अपनी रहमत से जल थल कर देता है। सच पापा, बीबी जान बहुत अच्छी हैं। और सलार कैसा है? वो भी अच्छे हैं, मगर गुस्से के बहुत तेज़ हैं। इसका सबब भी तुम्हारी मामा है। खैर रोहा बेटा, मैं तुम्हें एक अहम बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे दादा और दादी यानी बीबी जान की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी सलार से हो। मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा अपने भाई के घर से रिश्ता फिर से जुड़ जाए, तो मजबूत हो जाए। इस सिलसिले में सलार की वालदा ने भी आज मुझसे बात की है। रोहा बेटा, बीबी जान की मौजूदगी में मुझे बहुत इत्मीनान है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी सलार से हो जाए। और मामा वो खुशी और हया से सुर्ख पड़ते हुए बोली, इनकी बात रहने दो, इनका अंदाज़े फ़िक्र हमसे ज़रा मुख्तलिफ है। तुम बीबी जान को हाँ कह देना, निकाह हो जाएगा तो मैं भी वहाँ आ जाऊँगा, और फिर पूरी शान से अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करूँगा। हसन ने संजीदगी से कहा तो वास्तगी से बोली, ठीक है पापा, जैसे आपकी खुशी। जीती रहो, सदा खुश रहो। हसन ने ढेरों दुआएं इसके दामन में भर दी और फ़ोन बंद करके वापस मुड़ी तो सलार को खड़ा देखकर सटपटा गई। उसे देखते ही इस पार लहजे में बोला, पूरे शहर में ऐलान करा दो कि सलार हुसैन गुस्से का तेज़ है, स्टोन मैन है, वैशी है, जाहिल गवार है। सलार प्लीज़ आप। वो इसकी बात काट कर चीख कर बोली, और इसे अपनी जानिब घूरता पाकर तेज़ी से बाहर निकल गई। सलार के लब मुस्कुराने लगे। वो जानबूझ के सस्ताने को संजीदा मोड में इससे मुखातिब हुआ था। जुम्मे की खूबसूरत शाम को सलार हुसैन और रोहा हसन का निकाह सादगी मगर नहायती वक़ार के साथ हो गया। रोहा बैक वक़्त खुशी और खौफ के ससात से दो चार थी। खुशी सलार हुसैन की मोहब्बत को पा लेने, इसके नाम से मसरूब हो जाने की थी, और खौफ सलार के पल पल बदलते संगदलाना और दरस्त रवैये की वजह से तारी थी। और दूसरी तरफ वो मामा का रवैया भी समझ नहीं पा रही थी। बीबी जान तो इस निकाह से बहुत ज़्यादा खुश थी। रोहा अनजाने खदशात में घिरी हुई थी। बेशक इसके निकाह में पापा की ख्वाहिश, मर्जी और इजाज़त शामिल थी, मगर ये कैसी शादी थी जिसमें इसके वालिदैन और अकलौते भाई ने ही शिरकत नहीं की थी। इसका दिल यकदम से बुझ सा गया था। इसको बेचैनी से लाहक हो गई थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। अल्लाह मियाँ, मैंने पापा और बीबी जान की मर्ज़ी से ही शादी की है। आप तो जानते हैं ना अल्लाह मियाँ कि मैं सलार से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ प्यारे अल्लाह मियाँ, सलार को मेरे लिए सरापा मोहब्बत बना देना। वो गुस्सा ना किया करे। मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरे सलार का प्यार मेरा मुकद्दर बना दे। इसका एतबार मेरी हस्ती का वकार बना दे। रोहा ने दिल में गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ मांगी और अपने चेहरे पर हाथ फेर कर आंखें खोली तो सलार को सामने खड़ा देखा। काटन के कलफज़दा सफ़ेद कुर्ते शलवार में वो बेहद वजिया लग रहा था, और रोहा सफ़ेद और हल्के गुलाबी कामदार रूसी जोड़े और जेवरात कलियों गजरों से सख्त सवरी दुल्हन बनी इसके ख्वाबगाह में बैठी कोई हूर कोई परी दिखाई दे रही थी। इसके चेहरे पर हुस्न की चमक थी। सलार का पूरा वजूद आंख बना इसके हुस्न को तके जा रहा था। रोहा ने सटपटाकर अपनी घनेरी पलकों की झालर गिरा ली। रोहा, तुम मुझे इतनी आसानी से मिल जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सलार ने मदम और मसरूर लहजे में कहते हुए इसके रूबरू बैठ के इसका नरम और मुलायम दूधिया हाथ अपने हाथों में थाम लिया। रोहा के पूरे वजूद में इसके मर्दाना लम्स की हिद्दत और हरारत बिजली बनकर दौड़ने लगी थी। वो इतने नरम, मध्यम और प्यार भरे लहजे में इससे मुखातिब था, इसके बेहद करीब था। रोहा को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। ये सब ख्वाब सा महसूस हो रहा था। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है वो आसानी से खो भी तो जाती है। ये रोहा ने नज़रें झुकाए हुए आसगी से लब कुशाई की थी। मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा, तुम्हें खोना है सिर्फ मुझ में, मेरे प्यार के समंदर में। सलार ने मोहब्बत पार नज़रों से इसे देखते हुए कहा तो रोहा ने हैरत से सर और नज़र उठाकर इसके चेहरे को देखा था। ये होंठ जो हर वक्त स्पार रहते थे, यह ज़ुबान इसके लिए तो जहर उगलती रहती थी। अब तक आज अमृत कैसे बन गई थी। होंठों से प्यार के फूल क्यों कर बरसने लगे थे। तो क्या ये पत्थर शख्स वाकई रोहा से प्यार करने लगा है? ये सवाल रोहा के दिमाग में सर उठाए खड़ा था। आप तो ऐसे नहीं हैं, वो यही बोल पाई। मैं अंदर से ऐसा ही हूँ और तुम्हारे लिए तो हमेशा ऐसे ही हूँ। झूठ हर वक्त तो आपकी आंखों में मेरे लिए नफरत, बाजारी, नापसंदगी के अंगारे भरे रहते थे। अच्छा, तो फिर ये सब जाने के बावजूद तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली, इनकार क्यों नहीं कर दिया? सलार ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। इसकी ज़ुबान फिसल गई। अच्छा, वाकई? ज़रा इधर देखो। सलार ने खुशी और मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए इसकी थोड़ी पकड़ कर इसके बेख्तियारी में कहेगी बात की खफत सुर्ख होते इसके सुंदर चेहरे को ऊपर करते हुए कहा तो वो बस एक सेकंड को ही पलके उठा के इसके चेहरे को देख सकी और फिर से नज़रें झुका ली। वो नरमी से बोला, पगली, मैं जानता हूँ
तुम मुझसे प्यार करती हो, और अगर तुमने कभी गौर से मेरी आंखों में देखा होता तो तुम्हें इनमें अपनी सूरत, अपनी तस्वीर ज़रूर दिखाई दी जाती। इधर देखो मेरी आंखों में, मुझे नहीं देखना आपकी आंखों में, मैं कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कि आपकी आंखों का एक्सरा अल्ट्रासाउंड करके अंदर का हाल बता दूँ। रोहा ने रूठे हुए अंदाज में कहा तो वो इसकी आई स्पेशलिस्ट वाली जुमले पर बेसाख्ता हंस पड़ा। रोहा ने इसे हंसते देखा तो उसे लगा जैसे पहाड़ से चश्मा फूट पड़ा हो। कितनी दिलनशीन थी सलार की हंसी, वो इसकी तनवीन में खो गई थी। बहुत मासूम हो तुम, वैसे मेरे आने से पहले तुम क्या दुआ मांग रही थी? वो हंसी रोक कर नरमी से पूछने लगा। आपको क्यों बताऊं? वो शर्माने वाले अंदाज में मुस्कुराई। तुम ना बताओ तो भी मैं समझ सकता हूँ, तुमने अपने और मेरे दायमी साथ की मेरी मोहब्बत भरी रफ़ाकत की दुआ मांगी होगी ना जी। आपको कैसे पता? रोहा ने इसकी दुरुस्त अंदाज पर हैरान होकर सवाल किया तो उसके चेहरे को देखते हुए खुशबू लुटाते लहजे में आंसू से बोला, तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम्हारे दिल का महरम हूँ, राज हूँ, प्यार हूँ, दुआ हूँ इस खूबसूरत दिल की। तो दिल के महरम से बात दिल की बात भला कैसे छुप सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे महरमा दिला दिया, मेरी रूनमाई का तोहफ़ा कहाँ है? वो मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को देख रही थी। वो तो मैं नहीं खरीद सका, सॉरी, क्या सिर्फ प्यार से काम चलेगा? जी नहीं। रोहा ने इसकी इशरात भरे अंदाज पर शर्मा कर कहा, अच्छा चलो यार, तुम भी क्या याद करो कि किस दिल वाले से दिल लगाया है। ये लो, ये तुम्हारे हक महर की रकम है, कैश 1 लाख रुपए नगद है और 50,000 रुपये की प्राइस बॉन्ड भी है इसमें। सलार ने हंसकर कहा और बेड की साइड वाली दराज में से एक सफ़ेद रंग का लिफाफा निकाल के इसे दिया और 2 सोने के कंगन एक मखमली डिबिया में से निकाल कर इसके कलाई में पहनाने लगा और बताने लगा कि जानती हो, ये कंगन मैंने इस रोज़ ख़रीदे थे जिस रोज़ मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस खरीद कर लाया था। ये मेरे लिए ख़रीदे थे? नहीं, हमसाई के लिए ख़रीदे थे। सलार ने इसी के अंदाज में जवाब दिया तो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी। सलार ने बहुत चाह से इसे देखते हुए अपनी बाहों के हल्के में ले लिया। लाओ अब मुझे भी रुनमाई का तोहफ़ा दो, सलार ने शौक लहजे में कहा। मैं क्या दूँ? रोहा ने मासूमियत से आंखें झपकाते हुए कहा, वो प्यार जो तुम्हें मुझसे है। सलार ने सरगोशी के अंदाज में इसके कान के करीब होकर कहा तो वो हंस पड़ी और शर्मा कर इसके सीने में चेहरा छुपा लिया। सलार इसकी इस अदा पर दिलो जान से फ़िदा हो गया। गुजरी रात सलार की मोहब्बत और कुर्बत में जितनी सीन थी, इसकी सुबह इतनी ही बदतरीन थी। रोहा ज़ख्मों से चूर लेटी हुई, हारी हुई, बेदम बेजान बेरूह सी बैठी थी। रात सलार ने इसे जितनी मोहब्बत और इज़्ज़त दी थी, सुबह इतनी ही नफ़रत, ज़िल्लत और ज़ियत इसके वजूद में उतार दी थी। बीबी जान अगर इसे अपनी कस्में देखकर रोक ना लेती तो शायद वो इसे जान से ही मार देता। रोहा को अब समझ में आ गया था कि इसका दिल क्यों डरा सहमा और ख़दशात में घिरा हुआ था। इसका खौफ कितनी खौफनाक और भयानक शक्ल में इसके सामने आ खड़ा हुआ था। जोहा का फ़ोन आया था और इसके लिए क़यामत बर्पा कर गया था। वह नाश्ते से फ़ारिग हुई थी कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। रोहा की नज़र इस CLI पर उभरते अपने घर के नंबर पर पड़ी तो उसने खुशी से फ़ौरन रिसीवर उठा लिया। दूसरी जानिब से सलार रिसीवर उठा चुका था। कैसी हो डार्लिंग? जोहा पूछ रही थी। मैं बहुत खुश हूँ मामा, रोहा ने दिल से जवाब दिया। अच्छा, अब ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं, हमारा आता मकसद तो हासिल हो गया है, बाकी भी तुम अपने मासूम हुस्न से हासिल करके जितनी जल्दी हो वहाँ से वापस लौट आओ। विक्की तुम्हारा वेट कर रहा है, और हाँ, अगर विक्की तुम्हें कॉल करे तो इसे अपनी शादी के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामा, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं, वो उलझ कर बोली, जबकि सलार को जोहा बेगम की सारी बात, सारी साजिश और प्लानिंग समझ में आ गई थी। गुस्से और नफरत का अलावा इसके पूरे वजूद में उबल पड़ा था। रोहा इसे बेवकूफ़ बना रही थी, इसकी प्रॉपर्टी के लिए इससे शादी की थी। इसने ये बात सलार को रूह तक सुलगा गई थी। कम ऑन रोहा, तुम्हें मैंने गांव सिर्फ सलार से शादी करने, इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए ही भेजा है। बहुत पैसा है, ज़मीनें हैं सलार के नाम। तुम अपनी हुस्न और अदाओं से इस गवार पेंडू लड़के को इस कदर पागल बना दो कि वो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दे, और फिर तुम इस पेंडू पर 3 हरफ बेचकर वापस यहाँ आ जाना। विकी बहुत दौलतमंद है, मैं इसके साथ तुम्हारी शादी कर दूंगी। मामा, आप क्या कह रही हैं? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। रोहा के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। इनकी बातें सुनकर वो बुलखलाकर बोली। बीबी जान इसके पास से गुजरी थी, इसे परेशान देखकर रुक गई थी। उफ, आईसी लगता है तुम्हारे आसपास कोई है। ओके हनी, फिर बात होगी, टेक केयर बेबी, बाय। आखिर वही हुआ ना जो जोहा हसन की खसलियत थी, बेटी का हुस्न कैश करवाना चाहती हैं ये औरत। और रोहा कितनी चालाकी और मकारी से मुझे अपनी मोहब्बत का फ़रेब दे रही थी। रोहा बेगम, तुम्हारे साथ तो मैं जो सलूक करूँगा, तुम ख्वाब में भी मुझसे माफ़ी मांगा करोगी। और जोहा हसन, तुम देखना तुम्हारी साजिश के इस चेहरे को मैं क्या हशर करता हूँ। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें अब इस हवेली में और इसके मकीनों से, सलार ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और रोहा की तलाश में निकला तो वो इसे लॉबी में टेलीफोन के करीब खड़ी नजर आ गई। चेहरे पर परेशानी रकम थी और
बीबी जान इसके पास खड़ी थी, कुछ कह रही थी। ओह, तो जोहा बेगम का शक दुरुस्त था। बीबी जान रोहा के पास खड़ी थी, जब भी तो मोहतरमा अपनी माँ से खुलकर बात नहीं कर सकी। वह बड़बड़ाता हुआ रोहा के करीब जानिब बढ़ रहा था। रोहा की नज़र इस पर पड़ी तो इसके तेवर देखकर समझ गई कि इसने इसकी और मामा की होने वाली बातचीत सुन ली है। सलार के तेवर इसे समा रहे थे। आखिर दिखा देना तुमने अपनी कमीनगी और असलियत, सलार ने गुस्सीले लहजे में चलाकर कहा तो रोहा का दिल बुरी तरह सहम गया। आखिर वही हुआ था जिसका इसे डर था। सलार पुत्र ये क्या कह रहा है? तो बीबी जान ने फिक्रमंदी से कहा, आप कुछ मत बोले बीबी जान, ये लालची खुदगर्ज़ मकार साजिशी औरत की बेटी हमें यहाँ बेवकूफ़ बनाकर हमारी रही सही जायदाद भी हासिल करना चाहती है। नहीं सुन सलार, शट अप, ना मतलब मेरा अपनी इस गंदी ज़बान से। मकार औरत की मकार और चालबाज बेटी, सलार ने गुस्से से कहते हुए ज़ोरदार थप्पड़ इसके रुखसार पर जड़ दिया। वो इससे इफ्तिदा के लिए कतई तैयार न थी। लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराए। बीबी जान ने अपना दिल थाम लिया। मीना और ज़हरा भी इसकी आवाज़ सुनकर वहीं आ गई और रोहा के साथ इसका यह सलूक देखकर किंग रह गई। सलार ने जब इसे बालों से पकड़कर खींचा तो वह चीख उठी, सलार भैया ना करो, आप सब बीच में ना आए। और तुम? सलार गुस्से से चीखा। रोहा को घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया और बड़ी बेदर्दी से इसे बेड पर पटक दिया। इसके सदमे, खौफ और दर्द के एहसास से चीख निकल गई और वह दरवाज़ा लॉक करके इस पर बरस रहा था। तो तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने, कंगाल बनाने आई हो? यहाँ हूँ। सलार ने इसकी थोड़ी पकड़ कर गुस्सेले लहजे में कहा। नहीं, इसने बामुश्किल नफ़ी में सर हिलाए। झूठी मकार लड़की, मैंने अपने कानों से तुम्हारी माँ की बकवास सुनी है। सलार ने एक थप्पड़ इसके गाल पर सीध कर दिया। इसके होंठों से खून रसने लगा था। सर दीवार से टकराने के बाद सर दर्द से चकरा रहा था, फटा जा रहा था। तुम्हें मेरी जायदाद और दौलत चाहिए है ना? नहीं, मुझे नहीं पता मामा ने ऐसा क्यों कहा है। मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। वो रोते हुए अटक अटक कर बोली, प्यार नहीं करती, प्यार करने का ढोंग रचाती रही हो अब तक। अब देखना मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी शक्ल नहीं पहचान सकेगी। इस मासूम सूरत का फ़ायदा उठाकर तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया मुझे। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सलार ने इसे बालों से पकड़कर बड़ी बेदर्दी से इसे अपने सामने खड़ा करते हुए बोला और इसे ज़ोर से धक्का देकर गिरा दिया। रोहा की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी थी। अमीना, ज़हरा और बीबी जान अंदर से आती आवाज़ें और चीख सुनकर परेशान खौफज़दा सी दरवाज़ा पीट रही थी, मगर सलार पर वहशत आ रही थी। इसने रोहा को कोई रुई की तरह धंध कर रख दिया था। तुम यहाँ से अपना ज़ख्मी वजूद और तलाक के कागज़ लेकर जब अपनी मामा के पास पहुँचोगी ना, तब इन्हें पता चलेगा कि सलार हुसैन को धोखा देने का क्या अंजाम होता है। जायदाद के कागज़ चाहे ना तुम्हारी माँ को। वो वैशी अंदाज में इसके जबड़ों को सती से पकड़े बो रहा था। वो बामुश्किल टूटते लहजे और लफ्ज़ों में बोली, नहीं, इस तरह हमारा ख़ानदान हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। पापा यहाँ नहीं आ सकेंगे। बीबी जान, यहाँ से तो वो अब तुम्हारा जनाजा लेकर ही जाएंगे। सलार ने गुस्सीले पार लहजे में कहा। सलार पुत्र, तुझे रब का वास्ता दरवाज़ा खोल दे, ना मार इस मासूम को। देख, तुझे मेरी कसम है, दरवाज़ा खोल, नहीं तो तू मेरा मरी हुई का मुँह देखेगा। बीबी जान की आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो वो नाचार रोहा को छोड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ा हुआ। इसके चेहरे से जो वहशत टपक रही थी, इसने इन तीनों को भी खौफज़दा कर रखा था। वो तीनों को देखकर साइड से होता वहां से बाहर निकल गया। वो तीनों तेज़ी से अंदर दाखिल हुई तो ज़ख्मों से चूर बिखरी टूटी रोहा को देखकर सदमे में घर गई। इसका सर और होंठ फटने से चेहरा लहू लहू हो रहा था। हाय और सलार, ये तूने क्या कर दिया? हाय और मेरे रब्बा, मैं अपने हसन पुत्र को क्या मुंह दिखाऊंगी? इसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? ये क्या कर दिया सलार तूने? बीबी जान ने रोहा की हालत देखते हुए रोते हुए कहा और सदमे से बेहोश होगी। ज़हरा मीना के रहे से हवास भी जाते रहे। मेहरमा दिला दिया, ये तूने क्या किया? जिस दिल में बसा था तू वो दिल ही तोड़ दिया। मेहरमा दिला दिया। वो सलार के कमरे से दोबारा इसी कमरे में आ गई थी जहाँ सलार से शादी से पहले से ठहराया गया था। सदी की थकन ओढ़कर ज़ख्मों से चूर बदन लिए वो दोबारा वहीं पर आ गई। सलार के पुरतशद्दुद रवैये ने रोहा को तोड़ डाला था। इसका मान, भरम, एतबार, वक़ार, प्यार सब कुछ खाक में मिल गया था। मेरी गलती थी कि इस स्टोन मैन पर एतबार कर बैठी, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ इसे से वाबस्ता कर बैठी। भला पत्थर भी सुख पहुँचाते हैं, वो तो सिर्फ दुख देते हैं, ज़ख्म देते हैं। सलार एक जज्बाती इंसान है, पल पल बदलने वाला, पल में प्यार, पल में आज़ार। रोहा बेड पर बैठी गुमसुम सी सोच रही थी। गुलाबी रंगा जद पड़ चुकी थी। इस कदर ज़िल्लत, इतनी तौहीन, बेपनाह नफ़रत, हद दर्जा अज़ियत हित के बावजूद इस हवेली में मौजूद हूँ। क्यों? सलार का रवैया तो शुरू दिन से मेरे साथ ऐसा ही हितकमेज़ रहा था। फिर इससे किसी अच्छाई की उम्मीद रखना हमाकत ही तो है। अब जो कुछ हो चुका है, इसके बाद उस हवेली में मेरा रुकना भी मेरी तौहीन है। मुझे चले जाना चाहिए, मगर कहाँ? रोहा ने थक कर अपनी आंखें मूंद ली। तो मैं पापा को यहाँ लाना चाहती थी, अब खुद जा रही हूँ। लेकिन सलार ने जो कुछ मेरे साथ किया, इसके बाद मेरा यहाँ रहना मेरी ज़ात की मोहब्बत, इस रिश्ते की भी तौहीन है जिसे सलार ने शक, बेतबारी और बदगुमानी की आग में झुलसा दी है। मैं क्या करूँ अल्लाह मियाँ? इतना बेइज्जत और जलील होकर, बेतबार और बेवकार होकर भी मुझे क्या
कर भी क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए, और गॉड ये क्या हो रहा है, क्यों आगे मैं यहाँ, अब मैं क्या करूँ। ये सारे किस्से में मेरा तो कोई कसूर नहीं है। कल भी मामा की वजह से पापा इन सब से दूर हुए थे, और आज भी मामा की वजह से मैं इन सब से दूर हो रही हूँ। मैंने तो कभी इन रिश्तों में वक्त ही नहीं गुजारा, और फिर भी ये सब मेरे जहन पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। सलार के रवैये की वजह से मोहब्बत तो शायद मेरे नसीब में नहीं है। मामा को कभी फुर्सत नहीं मिली हमारे साथ वक्त गुजारने की। पापा का दम गनीमत था, जो कम मिलते थे मगर हम प्यार से मिलते थे, हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे और अब तक रखते आ रहे हैं। मम्मा तो एक मसनूई ज़िंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह मियाँ मुझे हिदायत दे, रास्ता दिखा, बताएं कि मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। खुद से सवाल जवाब करती, दिलो दिमाग में छिड़ी जंग से नडाल होती, रोती रोती आखिर नींद की आगोश में चली गई। अमीना ज़हरा को उसने खुद मना कर दिया था कि इसे अकेला छोड़ दे। वो इसकी मरहम पट्टी करना चाहती थी, मगर रोहा ने बामुश्किल सर का ज़ख्म साफ करवा के बस पाउडर छिड़कने की हद तक फर्स्ट एड ली थी और अपने शोल्डर बैग में से एक पेन किलर निकाल कर पानी के साथ निकल ली थी। बीबी जान होश में आने के बाद से रो रही थी। सलार सुबह का निकला, रात गए हवेली पहुंचा था, जाने कहाँ की खाक छान कर आया था। खुद भी थका थका शिकस्त खुर्दा दिखाई दे रहा था। अमीना ने बीबी जान की बेहोशी और मौजूदा हालत का बताया तो वो फ़ौरन के कमरे की तरफ दौड़ा था। कुछ भी था, वो इनसे बहुत प्यार करता था, इनकी तकलीफ, दुख और परेशानी नहीं देख सकता था। और जब वो बीबी जान के कमरे से बाहर आ रहा था तो दुनिया भर की थकन इसकी चाल का हिस्सा बनी हुई थी। नदामत के संगाल पत्थरों तले इसका लंबा चौड़ा कसरती बदन यूं दब गया था कि इसे सांस लेना मुहाल हो रहा था। अल्फाज ज़बान तक आने का रास्ता भूल गए थे। सारा गुस्सा, सारी नफरत पानी पर जाग की तरह बैठ गई थी। बीबी जान इसे सारी हकीकत बता देती। रोहा की मम्मा ने जो कुछ रोहा से फ़ोन पर कहा था वो इसी वक्त इन्हें बता चुकी थी। अगर वो इनकी साजिश और प्लानिंग का हिस्सा होती तो फ़ौरन बीबी जान को वो सब कुछ क्यों बताती, जो इसके अपने लिए भी बायस नदामत है कि इसकी माँ की सोच कितनी सतही और लालची है। वो तो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। और सलार हुसैन ने अपने गुस्से जज्बातीपन में इस फूल सी लड़की को मसल कर रख दिया था। इसकी रोती आंखें, ज़ख्मी वजूद अब सलार को नदामत किया था, समंदर में गर्क कर रहा था। वो बेजान कदमों से चलता इसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। धीरे से दरवाज़ा पीछे धकेल के अंदर कदम रखने लगा था कि रोहा की आवाज़ सुन के इसके कदम वही जम गए। वो अपने मोबाइल पर अपनी मम्मा से बात कर रही थी। कितनी हरीस हैं मामा, आप कब ख़त्म होगा आपका ये लालच? आपने तो अपनी बेटी को अपनी साजिश और लालच की भेंट चढ़ा दी। कितनी दौलत चाहिए आपको, आपकी नीयत भर सके? आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं नहीं जानती थी कि आपने मुझे एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ भेजा था। जानती होती तो कभी यहाँ ना आती। आज आपकी वजह से मामा, आपकी वजह से मेरे जिस्म पर नहीं, मेरे दिल और रूह पर भी ज़ख्म लगे हैं। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। रोहा, माई चाइल्ड, माई बेबी, जोहा ने इसे पुचकारा। आई एम नॉट आ चाइल्ड मामा, नफ़रत है मुझे आपसे, रोहा ने रोते हुए चीखकर कहा। तो सलार मलामतों में गिरता चला गया। एक बात सुन ले मामा, अगर सलार ने मुझे इस हवेली से अपनी ज़िंदगी से बेदखल किया ना तो मैं आपके घर भी नहीं आऊँगी, और अगर सलार ने मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं खुद को शूट कर लूँगी। मातम मत कीजिएगा, फिर मेरी लाश पर और कीमत वसूल कीजिएगा इन लोगों से मेरी मौत की। शायद इस तरह आपकी हवस और लालच को कुछ सुकून आ जाए। रोहा रोते हुए कहा। तो जोहा गुस्से से बोली, तुम होश में तो हो? अपनी माँ को ये सब कह रही हो? हाँ, इस माँ को जिसने अपनी बेटी को इसकी मोहब्बत की नज़रों में गिरा दे, इसका एतबार वकार इसके शोहर की नज़रों में दो कौड़ी का करके रख दिया है। मैं सलार से प्यार करती हूँ, इनसे दूरी के बदले में मुझे मौत कबूल है। आपने इनकी निगाहों में मेरे लिए नफ़रत भर दी है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी मामा, आई हेट यू। मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगी। सुना आपने? रोहा ने रोते हुए तेज़ लहजे में कहा और मोबाइल ऑफ कर दिया और फुट फुट कर रोने लगी। सलार के लिए अपने कदम पर खड़ा रहना दुश्वार हो रहा था। रोहा की आंखें जो प्यार लुटाया करती थी वही सच था, और वो अपने गुस्से नफ़रत की आग में जलता हुआ इससे भी बुरी तरह झुलसा गया था। शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। और मेरे खुदाया, ये लड़की क्या है और मैंने इसे कितना गलत समझा। ये तो अनमोल हीरा है और मैंने इसे मिट्टी में रोल दिया। मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत जुल्म किया इस मासूम लड़की पर जिससे मैंने मोहब्बत की थी। कैसे सामना करूँगा मैं अब इसका, कैसे माफ़ी मांगूंगा मैं रोहा से? सलार ने दिल में खुद से सवाल किया। दबे पाँव वहाँ से चलता अपने कमरे में आ गया जहाँ कल शब इसने रोहा की संगत में सुहाग रात मनाई थी। आज एक रात की दुल्हन को इसने सदी के दुख दे डाले थे। आंसू के सैलाब इसकी आंखों से जारी करवा दिए थे। यकायक इसने गुस्से में आकर अपना हाथ का मुक्का बनाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर इतनी ज़ोर से मारा कि शीशा छंक के से टूट गया और सलार का हाथ लहूलुहान हो गया था। वो हाथ जिससे इसने रोहा को लहूलुहान किया था, इसकी यही सज़ा मिलनी चाहिए थी इसे। भैया, ज़हरा ने इसके लिए ट्रे में खाना लाई थी। ये मंजर देखकर वो चीख उठी, पापा प्लीज़ आप फ़ौरन यहाँ आ जाए वरना मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आपको मेरी कसम, पापा वापस आ जाएँ और आहद भाई को भेज दें। वो मोबाइल पर हसन अहमद से बात कर रही थी। ज़हरा आंखों में आंसू लिए इससे तक रही थी। ओके पापा, अल्लाह हाफिज़। इसने मोबाइल ऑफ़ कर दिया। भरजाई ज़हरा भीगी आवाज़ में बोली,
और प्लीज़ डोंट कॉल मी भरजाई। रोहा ने तेज़ी से कहा, अच्छा भाभी जी, भैया को माफ़ कर देना, उन्होंने अपना हाथ ज़ख्मी कर लिया है और मेरा पूरा वजूद है कोई इसकी तलाफ़ी। रोहा ने इसकी बात काट कर कहा, लहजे में दुख की तलखी घुली थी। वो चुपकी ही रह गई। सभी इससे शर्मिंदा थे। अमीना, ज़हरा बीबी जान और सलार हुसैन। इसकी तो रूह बेकरार होकर अंगारों पर लूट रही थी। सलार, वो तुमसे प्यार करती, तुम्हें माफ़ भी कर देगी, इसे मना लो। सलार के दिल ने कहा। वो इसे देखकर हरासा हो गई। इसके हाथ में मौजूद सफ़ेद लिफाफा रोहा को मौत का परवाना महसूस हो रहा था। सलार ने बेकरारी से इसके हैरान और परेशान चेहरे को देखा। उसके करीब आकर रुक गया। ये उठाओ। सलार ने हाथ में मौजूद सफ़ेद लिफाफा रोहा की गोद में फेंक दिया। तलाक नहीं। रोहा के ज़हन में यही ख्याल आया था और वो नफ़ी में सह लाने लगी। ये उठाओ लड़की। सलार ने रोबदा लहजे में कहा, नहीं मम्मा, मुझे नहीं चाहिए। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? वो इसी लहजे में बोला। ये उठाओ, अपना ज़रूरी सामान पैक करो, यहाँ से जाने की तैयारी करो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वो हरासा होकर लिफाफा दूर फेंक कर बेड से नीचे उतरते हुए बोली। सलार को अंदाज़ा था वो क्या समझ रही है। देखता हूँ कैसे नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है। सलार का यही अंदाज़ था। इसे तो नाराज़ बीवी को मनाना भी नहीं आता था, उल्टा वो इसे गुस्सा दिला रहा था। हुक्म हूँ, क्या समझते हैं आप खुद को कि इस तरह गुस्सा करके चलाकर डरा धमका कर मार पीट कर आप दूसरों का दिल जीत लेंगे? वो भी यकदम गुस्से में आते हुए बोली, दूसरों का तो पता नहीं, अलबत्ता इस मासूम लड़की का दिल मैं ज़रूर जीत चुका हूँ। अपनी तमाम तर सफाकियों, सख्तियों और खामियों के बावजूद। सलार ने इसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराते नरम लहजे में कहा। तो इसकी इस काया पलट हरकत पर हैरतज़दा से तकने लगी। मैं बहुत पहले इन आँखों की हैरत में डूब चुका हूँ और कितना डुबाओगी, वो मुस्कुराते हुए इतराफ़ कर रहा था। मगर इसके ज़ख्म भी ताज़ा थे और इतने कारी थे कि रोहा के दिल में रत्ती बराबर भी खुशी का एहसास नहीं जगा। इसे ये लफ्ज़ धोखा से लगे एहसास से आरी खोखले लफ्ज़, पगली, मैं तुझे छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। ये तलाकनामा नहीं, हमारे इस्लामाबाद की टिकटें हैं। हम हनीमून मनाने जा रहे हैं। मरी बुरबन के बाद दुबई, फिर स्कॉटलैंड, मलेशिया जाएंगे। मैं अपनी रोहा को खूबसूरत मुल्कों की सैर करवाऊंगा। दुनिया के जिस हिस्से में कहोगी वहीं शानदार घर बनाकर दूंगा। सलार ने इसको प्यार भरी नज़रों से देखते हुए नरम मगर संजीदा लहजे में कहा। रोहा को इसकी बातों में सच्चाई तलाश करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वो कोई 5-6 बरस की बच्ची ना थी जिसे वो ये खूबसूरत खिलौने देकर बुलाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर सलार हुसैन, क्या लगता है कि आपको कि मैं कोई 4-5 साल की हूँ जिसे आप चॉकलेट और कैंडीज़ देकर बुला लेंगे, या इन लफ्ज़ों के खिलौनों से मेरा दिल जीत लेंगे? ये ख्वाब खिलौने किसी और को दिखाइए, मुझे लालच मत दीजिए। मेरा पूरा वजूद बल्कि मेरी रूह तक आपके दिए हुए ज़ख्मों से चलनी है और आपको ढोल बजाने, लुडियाँ डालने और अक्सर करने की सूझ रही है। वाह, अच्छा मजाक है। रोहा ने हिम्मत करके इसकी आंखों में आंखें डालकर तलख और तंज़ीह लहजे में कहा। तो अंदर तक से शर्मसार हो गया। इसे अंदाज़ा हो गया था कि रोहा को मनाना इतना आसान नहीं है जितना आसान वो समझ रहा था। वो रोहा को हक बजा जानिब समझा था। रोहा, तुम तो प्यार करती हो ना मुझसे? आपको अपने हुस्न सलूक के बाद भी ऐसी कोई खुशफहमी है? तअज्जुब है। मैं सिर्फ यहाँ बीबी जान को इनके बेटे से मिलाने तक मौजूद हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो आस इन्हें मेरे यहाँ आने से, अपने बेटे से मिलने की हवाले से बंद चुकी है, वो टूट जाए और बीबी जान में जीने की उमंग बाकी ना रहे। आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। आपको देखकर मेरे ज़ख्मों में दर्द उठने लगता है। रोहा ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए आखिर में रुख ही फेर लिया था तो सलार तड़प कर रह गया। रोहा, तुम प्लीज़ जाएं यहाँ से। रोहा ने इसकी बात काट कर तेज़ और स्पाट लहजे में कहा। इसके गुस्से और तशद्दुद की इंतहा तो वो खुद पर सह चुकी थी, लिहाजा अब इसके अंदर से सलार का खौफ ख़त्म हो गया था। वो सर झुकाए, टिकटों का लिफाफा उठाए, नाकाम वापस लौट गया और रोहा बेख्तियार रो दी। आहद ने हवाला जाकर काफ़ी सबक सीख लिया था। हसन अहमद ने भी इसे समझाया था, लिहाजा वो अब बेकार कामों और मुश्किलों से जान छुड़ाकर जॉब तलाश करने का सोच रहा था। हसन तो चाहते थे कि आहद इनके साथ बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन आहद का कहना था कि वो पहले कहीं मुलाजमत करके अपनी सलाहियतों को आजमाना चाहता है। मालिक की कुर्सी पर बैठने से पहले मुलाजिम बनकर काम करना चाहता है। हसन को इसकी सोच ने खुशी और उम्मीद का एहसास दिलाया था। आहद को भी अपनी मामा की ज़ाती लापरवाहियों का रंज था और रोहा के मामले में जो कुछ उन्होंने किया था, इस पर आहद ने अपनी मामा को आना दिखाकर शर्मिंदा करने की कोशिश ज़रूर की थी। और जोहा शर्मिंदा हुई थी या नहीं, इन्हें अपनी ज़ातियों, साजिशों, मकारियों का एहसास हुआ था कि नहीं? आहद ज़रूर बहन की मोहब्बत में बेख्तियार हवेली चला आया था। बीबी जान तो आहद के आने पर इतनी खुश थी कि आहद को अफसोस हुआ कि वो यहाँ क्यों नहीं है। मामा ने क्यों दूर रखा उन सब को इन रिश्तों से। रोहा इसके सामने आई तो उसकी हालत देखकर लम्हे भर को आहद की रूह तक लर्ज उठी थी। फटे और सूजे हुए होंठ, पेशानी पर नील का निशान और सूजन सर के बालों की उलझी लटों में जमा खून, आंखों में बिछा सुर्ख डोरों का जाल
जाने कितनी रातों को वो अपने अश्कों से भगोती डूबती रही थी। जर्द पड़ती रंगत और सूजी सुर्ख आंखों में फैली वीरानी तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। रोहा आहद के लब हिले। भाई वो दौड़ के उसके सीने से लगकर रो पड़ी। किसने की ये तुम्हारी हालत बताओ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इस दरिंदे को। ये मेहमान नवाजी की है इन लोगों ने, मुझे इस जंगली का नाम बताओ। आहद का खून खोल गया था। अपनी फूलों जैसी बहन की ये हालत देखकर मुझसे जज्बातीपन से बोला तो सब शर्मिंदगी से नजरें चुराने लगे। सलार की हालत सबसे बुरी थी। इसे अब और ज़्यादा शिद्दत से अपनी इस बेबसी का एहसास हो रहा था। वाकई ये तो खून खराबा कराने और ख़ानदान को हमेशा के लिए तोड़ने और नफरत पैदा करने वाला काम किया था इसने। वो अपने किए पर सख्त पशेमान था। रोहा उसे पशेमान करना चाहती थी। जब भी उसने आहद को बुलाया था, आप लोग खामोश क्यों हैं, बताएं क्यों नहीं है मेरी बहन की, क्यों किसने की है मेरी बहन की हालत, ये हालत किस जंगली ने की है। आहद अब उन सब से मुखातिब था। इन सब के तो हाथ पैर फूल गए थे। बीबी जान दुपट्टे में मुँह छुपाए रो रही थी। भाई इन सब का कोई कसूर नहीं है, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, मेरा पाँव स्लिप हुआ था। रोहा ने झूठ बोलकर इन सब की लाज रख ली और सलार को मज़ीद शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। वो ख़ानदान और खुशियों की खातिर ये झूठ बोलने पर मजबूर हो गई थी और किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना, तुम्हारी मरण पट्टी करा देता। वाह बहनोई वाह, ये ख्याल रखा है आपने मेरी बहन का। 10-12 दिन में सारा रंग और रूप बर्बाद कर दिया है। आहद ने सलार को देखते हुए कहा। वो सलार जिसके सामने किसी को ऊंची आवाज़ में बोलने की जरूरत नहीं होती थी, आज अपने से कई साल छोटे लड़के के सामने चुप सदाए शर्मसार खड़ा था। भाई इनका कसूर नहीं है, मुझे यहाँ के डॉक्टर से इलाज नहीं कराना, आप मुझे शहर के अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइएगा। हाँ वो तो मैं लेकर ही जाऊँगा, तुम तैयारी कर लो, हमें आज ही रवाना होना है। आहद ने इसके आंसू साफ करके नरमी से पूछा। नरमी से कहा, पुत्र तू चला जाएगा इसे लेकर। बीबी जान ने रोते हुए कहा, हम दोबारा आएंगे बीबी जान, पापा आ रहे हैं ना वो जल्द आपके पास। आहद ने उनके पास बैठकर बताया, क्या मेरा हंसन आ रहा है, इसकी खुशी इनकी खुशी दीदानी थी। जी आप हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आएंगे। आहद ने उड़ते हुए अपना सर इनके आगे झुका दिया। जीते रहे पुत्र, सदा सुखी रहे पुत्र, कुछ खा पी के जाता पहली बार आया है। तो बीबी जान ने आहद के सर पर दस्ते शफकत फेर कर माथा चूमकर दुआएं देते हुए कहा तो वो गोया हुआ। फिर सही बीबी जान, बहन की हालत देखकर मेरी भूख प्यास वैसे ही मर गई है, परेशान ना हो, पापा बहुत जल्द आ रहे हैं। रोहा ने इन्हें बुलाया है और इसकी बात पापा कभी नहीं टालते है ना रोहा। जी भाई चलो तुम अपना सामान मुझे दो, मैं गाड़ी में रखता हूँ। सामान तो यही है भाई। रोहा पर्दे के पीछे रखे हुए सूटकेस की तरफ इशारा किया। गोया वो पहले से ही जाने की तैयारी की हुई थी। सलार की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रोके। ओके तुम सबसे मिलकर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आहद इसका सूटकेस उठाकर बाहर गया और रोहा सबसे नजरें बचाकर अपने कमरे में आ गई और अपना शोल्डर बैग उठाकर खोलकर कुछ तलाश करने लगी। भाभी ज़हरा की भीगती आवाज़ इसके कान में पड़ी। ज़हरा ओ ये लो ये कंगन और ये रकम अपने भाई को दे देना। रोहा ने शोल्डर बैग में हकमेर की रकम वाला लिफाफा और रुनुमाई में पहनाएंगे कंगन निकाल कर ज़हरा को देते हुए कहा तो वो तड़प कर रहेगी। भाभी ऐसा ना करे, मैंने क्या किया है, ये तो आपका हक है। ज़हरा ने कहा, लहजा भीग रहा था। हक मेहर वहाँ बनता है जहाँ मेहर हो, मोहब्बत हो। जब मेहर ही नहीं है तो फिर हक कैसा। हाँ तुम्हारे भाई के नाम की मोहर ज़रूर मेरे नाम के साथ लग गई है गलती से, पर वो मोहर नहीं है। इस मोहर की खातिर मैंने अपना हक मेहर तुम्हारे भाई को माफ़ किया है, ये दे देना इन्हें और बता देना कि जो मैंने कहा है। और रोहा ने संजीदगी से कहा। वो खुद कड़े जब से गुजर रही थी, अपने आंसू अपने अंदर उतार रही थी। यहाँ से जाते हुए वो कम से कम सलार के लिए तो रोना नहीं चाहती थी। ज़ारा रोती हुई कंगन और लिफाफा लेकर चली गई। रोहा जाने के लिए मुड़ी तो सलार को रूबरू पाया। इसने लम्हे भर को चूंके से देखा, फिर साइड से होकर गुजर लगी तो सलार ने आगे आकर रास्ता रोक लिया। रास्ता छोड़ दे मेरा। रोहा ने स्पार लहजे में कहा, प्लीज़ रुक जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। आपका क्या ख्याल है कि मैं ज़िंदा हूँ? मेरी हस्ती का वक़ार, ज़ात का एतबार, मान भरोसा भरम सब कुछ तो ख़त्म कर डाला है आपने। रोहा ने स्पार लहजे में दिलगीर लहजे में कहा, मैं अपने शर्मिंदगी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इतना जानता हूँ कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं खुश रह पाऊँगा तुम्हारे बगैर। प्लीज़ रुक जाओ, माफ़ कर दो मुझे। वो नदामत से भीगते लहजे में बेकरारी से बोला, कर दिया माफ़, और कुछ मेरी तरफ देखो प्लीज़। सलार ने इसकी थोड़ी पकड़कर रुख अपनी जानिब किया तो उसने हाथ झटक दिया। और क्या देखने को बाकी है, आपसे जी लगा के देख लिया। रोहा ने ये शेर तंजिया लहजे में पड़ा तो वो यकदम से हाथ जोड़कर घुटनों के बल इसके कदमों में ढह गया। रोहा को बहुत झटका लगा था। वो दूसरों को अपने कदमों में झुकाने वाला एक लड़की के कदमों में बैठा था, जैसे देवी के कदमों में पुजारी बैठा हो। रोहा के अंदर टूट फूट सी होने लगी थी, मगर वक्ती असर जज्बाती बहाव में बहकर ना खुद पेशकदमी करना चाहती थी और ना ही सलार को इतनी आसानी से अपनी तरफ बढ़ने का मौका देना चाहती थी। ये वक्त था सलार के अंदर से गुस्से और नफरत ख़त्म करने का, इसके मिजाज के तंदही और हटदर्मी को नॉर्मल रवैये में तब्दील करने का। लिहाजा इसके लिए उसे सज़ा का काटना ज़रूरी था। इतनी आसानी से माफ़ी मिल जाने और रोहा का साथ मिल जाने से वो फिर से उसके साथ ऐसा रवैया अपना सकता था और रोहा भी
रोहा में बार बार टूटने, बिखरने और ज़ख्मी होने का हौसला नहीं था, इसलिए वो अपनी जज्बात पर काबू पाते हुए सलार के बंदे हाथों, भीगती आंखों और नदामत से पुर चेहरे को देखती हुई वहाँ से खामोशी से बाहर निकल गई थी। और सलार उसके जाने के बाद बच्चों की तरह रोया था, मगर इसके आंसू पूछने वाला कोई नहीं था। हवेली के बड़े से गेट से आहद जिस वक्त अपनी नई मॉडल की कार निकाल कर जाने लगा तो कार के बैक मिरर में से एक खूबसूरत सा चेहरा दिखाई दिया। आंखें अश्कबार थी। आहद ने रोहा से पूछा, ये कौन है? ज़हरा। रोहा ने आगे होकर शीशे में देखकर बताया, तुम्हारी नंद। हाँ, और हमारी कज़न भी। रोहा बोली, वैसे है खूबसूरत? आहद ने शायद से मुस्कुराते कहा। तो रोहा ने इसे घूरते हुए कहा, भाई ये गांव है, यहाँ ऐसी बातों पर कत्ल हो जाते हैं। मैं तो अल्लाह के बनाए हुस्न की तारीफ़ कर रहा था, और वैसे भी मेरी बहन से ज़्यादा हसीन नहीं है वो ज़हरा जबी। आप भी ना बस वो हंसदी, शुक्र है तुम्हारी हंसी तो देखने को मिली। आहद गाड़ी हवेली से बाहर निकाल लाया था और अब सीधी सड़क पर ड्राइव कर रहा था। तुम्हारी नंद साहबा को बहुत दुख है तुम्हारे वापस जाने का, रो रही थी बेचारी। आहद ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा, बहुत अच्छी लड़की है ज़हरा। अच्छा तो पहले बताना था ना, ज़रा मैं भी उस अच्छी लड़की से सलाम दुआ कर लेता। वो शौक़ी से मुस्कुराते हुए बोला, आहद भाई बाज आ जाएं। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, सच पूछो तो हर फजूल काम से तौबा कर ली है, ताइब हो गया हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हारा दिल बहलाने को कह रहा था। आहद ने हंसकर कहा। तो रोहा ने प्यार भरी नज़रों से भाई को देखा। रोहा एक बात बताओ, झूठ नहीं बोलना भाई, आपको लगता है मैंने आपसे झूठ बोला है? रोहा ने इसकी सूरत देखते हुए कहा, हाँ शायद किसी का भरम रखने के लिए। आहद ने यकीन से कहा। तो रोहा का दिल बड़ी तेज ज़ोर से धड़का था। तो भाई आप समझ रहे कि मैंने किसी का भरम इसलिए रखा ताकि मेरा भरम कायम रह सके, सो प्लीज़ आप मुझसे कुछ मत पूछें। रोहा ने नज़रें झुकाकर बिकती आवाज़ में कहा। तो आहद ने बेकरारी से इसके मालूल चेहरे को देखा और बेबसी से लब काटने लगा। ये सब मामा की वजह से हुआ है और अब वो अकेली रह गई हैं। आहद ने कुछ देर बाद गहरा सांस लेकर कहा, वो हमारे साथ कब रही हैं, कब हैं? इनकी अपनी अलग दुनिया है, अपनी पसंद नापसंद और मर्ज़ी के लोग उनकी इस दुनिया में इनके इर्द गिर्द रहते हैं। आहद संजीदगी से बोल रहा था और गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन हम तो उनकी औलाद हैं भाई, हमारे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? रोहा का लहजा भीग रहा था। कम ऑन बेबी फॉरगेट इट, चलो मैं तुम्हें मज़े का लंच करवाता हूँ, ये होटल मशहूर तो बहुत है, ट्राई करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, तुम्हारे ससुराल का तो मैंने पानी तक नहीं पिया। आहद ने शहर की सड़क पर आते हुए रास्ते में एक होटल के करीब गाड़ी रोकते हुए उसका सर थपक कर कहा, अच्छा किया। रोहा ने बेख्तियार कहा। तो आहद ने चूम कर इसके ज़ख्मी चेहरे को देखा, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ, आहद ने मायने खेज लहजे में कहा और तेज़ी से गाड़ी से नीचे उतर गया। रोहा इसके इस जुमले पर काम कर रहेगी, यानी वो समझ गया था कि इसके ज़ख्मी वजूद का सबब कौन बना है, किसने इसका ये हाल किया है। रोहा और गुड़िया ने दूसरी जानिब आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तो वो खामोशी से गाड़ी से उतर गई। वो 1.5 कनाल के शानदार फर्निश बंगले में पहुंचे तो रोहा हैरान नज़रों से चारों तरफ देखते हुए पूछने लगी, वाह भाई ये बंगला किसका है? हमारा? सच? वो खुशी से मुस्कुराई, बिल्कुल सच में, मगर मेरी तो शादी हो गई है, अब मैं कैसे यहाँ रह सकूँगी? रोहा ने उदास होकर कहा। तो वो इसे के शानों के गिर्द बाजू हल करके बोला, उदास की होती हो, तुम्हारी रुखसती पापा इसी घर से शानदार अंदाज में करेंगे, वो भी जब तुम चाहोगी। रियली भाई, फिर तो मैं अपनी तलीम मुकम्मल होने के बाद ही कोई फ़ैसला करूँगी। 2 साल तो मैं मज़े से आप सबके साथ रहूँगी। मगर मामा, वो बोलते बोलते चुप सी हो गई। वो उसी घर में है, पहले वाले में। पापा ने वो घर बेच दिया है, 6 माह बाद नए मालिक मकान वहाँ आ जाएंगे, तब तक मामा वहाँ अकेली रहेंगी और इंशाल्लाह इस दौरान इन्हें हम सब की मोहब्बत और अहमियत का एहसास भी हो ही जाएगा। मामा को ना वो बंगला फ़रोख्त होने का इल्म है और ना ही इस बंगले का पता है। तमाम मुलाज़मीन भी इधर से उधर आ गए हैं। आहद ने सारी तफसील से आगाह किया तो वो मुतमिन सी होकर मुस्कुरा दी। कितने बरसों बाद आज हसन अहमद ने हवेली में कदम रखा था। बीबी जान तो इन्हें देखकर खुशी से ज़ोरों कतार रोने लगी। बरसों बाद बेटी की शक्ल देखी थी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर दिल खोल कर रोए। हसन को अंदाज़ा था कि सलार जोहा को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझता, मगर अब सलार समझदार हो गया था। वो समझ गया था कि अगर जोहा बेगम की गलती थी तो इसकी सज़ा बाकी लोगों को नहीं देनी चाहिए थी। वो तो रोहा के रवैये पर अब तक हैरान था कि जिसने उसके जुल्म के बारे में किसी को नहीं बताया था। और जब हसन ने दोनों मिलों की आमदनी में से अब तक का उनका हिस्सा कैश और चेक की सूरत में सलार के सामने रखा तो वो तो जैसे शर्म से ज़मीन में ही गड़ गया था। चचा जान, हमारा इस मुनाफे पर कोई हक़ नहीं। अगर आप मिलों की कमाई खाते रहे हैं तो हम भी ज़मीनों से फ़ायदा उठाते रहे हैं। सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, या वापस रख रहे। सलार ने संजीदगी से कहा। यही अमीना और बीबी जान के दिल की बात थी। वो सलार के जवाब से मुतमिन होगी। बेटा ये तो तुम्हें रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरी बेटी रोहा की ख्वाहिश है कि आपको लौटा दिया जाए। दिलों में कोई रंजिश, कोई शिकवा शिकायत ना रहे। हसन ने कहा। तो सलार रोहा के नाम पर तड़प कर खड़ा हुआ। उसे हैरान और परेशान करने का जैसे ठेका ले लिया था। रोहा ने वो छोटी सी लड़की से नाको चने चबवा रही थी और वो बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। चचा जान, हमारे दिलों में कोई रंजिश, कोई शिकायत नहीं है। आप ये रखिए अपने पास, यहाँ अपनी बेटी को दे दीजिएगा, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। सलार ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए तहम्मुल से कहा। सलार ठीक कह रहा है भाई, आप आगे हैं, सब पुरानी बातें भुला दे और मुस्तकबिल का सोचे जो हमारे बच्चों के हाथ में है। मीना ने संजीदगी से कहा।
वो सर हिलाते हुए ज़ोहरा की तरफ देखा, इसके बारे में पूछने लगे। ज़ोहरा घर में अकेली थी। गेट पर सिवाय चौकीदार के घर के तमाम मुलाजिम इन्हें छोड़कर जा चुके थे। जीवन साथी तक इन्हें तन्हा छोड़ दिया था। जीवन साथी तक ने इन्हें तन्हा छोड़ दिया था। सारी ज़िंदगी ज़ोहा बेगम ने अपने शौहर बच्चों को अपने से दूर अलग और तन्हा रखा था। आज वो सब चले गए थे तो चंद दिन तो जैसे तैसे अपनी ज़ात में अपने कामों में उलझते झंझलाते हुए ज़ोहा ने गुजार लिए थे। सब पर इन्हें गुस्सा आ रहा था। मुलाजिम ना होने की वजह से इन्हें अपना हर काम खुद करना पड़ता था। नाश्ता खाना बनाने इन्हें मुद्दत हुई थी। कभी मेके में शादी से पहले पकाया था, अब सब कुछ भूल चुकी थी। बिलाखिर इनका ज़ब्त जवाब दे गया। अना का खौल टूट कर बिखर गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। हसन, आहत, रोहा, कहाँ चले गई हो तुम सब, मैं अकेली रह गई। वो रोते हुए बड़बड़ा रही थी। ज़ोहा बेगम, आपको शोहर और औलाद की तो कभी ज़रूरत ही नहीं थी। आपको तो दौलत दरकार थी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी औलाद को आपकी ज़रूरत है, शोहर को ज़रूरत है। आपने कभी अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई। आपका हल्का हबाब आपके दोस्त ही आपका सब कुछ है, तो रही इनके साथ, हमारे साथ तो आप कभी रही नहीं है। इस घर में आप सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आती हैं। पैसा और आराम चाहिए आपको मुझसे, इस घर से, और बस। रोहा के साथ जो आपने किया है, दिल तो चाहता है कि ये नाम का रिश्ता भी आपसे ख़त्म करके आपको अपने नाम से महरूम कर दूं, इस घर से निकाल दूं, लेकिन मुझे आपके बुढ़ापे पर आपके इब्रतनाक अंजाम से खौफ आता है। मैं जा रहा हूँ। अब आप मेरी वालदा और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में इस वक्त आइएगा जब आपके अंदर एक बीवी और माँ बेदार हो जाए, वरना हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हसन अहमद की बातें ज़ोहा बेगम की समातों में गूंज रही थी और इन्हें आज तक का अपना रवैया याद आ रहा था। शुरू दिन से वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रही थी। आज इन्हें एहसास हो रहा था। आई हेट यू मामा, शर्म आती मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। माएँ तो बेटियों की खुशियों पर कुर्बान हो जाती और आपने अपनी बेटी की खुशियाँ छीन ली। हाँ, मगर आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही कब है? आई हेट यू मामा, आई हेट यू। आप पापा जैसे नफीस इंसान के काबिल ही नहीं थी। रोहा की आंसुओं में भीगी सिसकती आवाज़ इनके कानों में तेज़ाब उंडेल गई थी और तड़तड़ कर रोने लगी। रोहा, मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। बस ठंड पड़ गई, आपके दिल में सुकून मिल गया। आपको बेटी की रूह ज़ख्मी करके उसे उसके शोहर की नज़रों में गिराकर बेटी की आंखों में आंसू देकर कितनी मुस्कुराहटें खींच ली हैं आपने अपने लिए, और कितनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात हैं आपकी जो पापा की दौलत के होते हुए आप पूरी नहीं कर पाई। कितनी दौलत, कितना पैसा चाहिए आपको जिससे आपकी हवस मिट सके? बताइए, मैं आपको ला के दूँगा फिर और ऐश कीजिएगा। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि ये सब आपके लिए, सिर्फ आपके लिए छोड़कर खुद यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि आप हमारे बगैर तो रह सकती हैं, आसाइशों और माल और ज़र के बगैर तो आप सांस भी नहीं ले सकती, है ना मामा? नफरत है मुझे आपसे, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसलिए जा रहा हूँ यहाँ से। हाथ की गुस्से और नफरत से पूरा आवाज़ ने ज़ोहा को अंगारों पर लौटा दिया था। वो रोहा को लेने जा रहा था। जाने से पहले ज़ोहा बेगम को खरी खरी सुना गया था, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चों में बहुत खुदगर्ज हो गई थी। हसन, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दें, मैं आप सबके साथ रहना चाहती हूँ, ज़ोहा ने रोते हुए कहा। और फिर उन्होंने इन्हें तीनों के मोबाइल नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, मगर तीनों के नंबर ऑफ थे, क्योंकि इन्हें तीनों ने दानास्ता अपने नंबर तब्दील कर लिए थे। अगले दिन ज़ोहा ने हसन के ऑफिस जाकर हसन से मिलना चाहा तो इन्हें बताया गया कि वो ये ऑफिस फ़रोख्त कर चुके हैं। वो जैसे तैसे मिल में गई, वहाँ बताया गया कि हसन साहब ने दोनों मिल्स फ़रोख्त कर दी हैं। ये सुनकर ज़ोहा बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अब इन्हें ढूंढने का कोई तरीका ज़ोहा के समझ में नहीं आ रहा था। हसन के कहने पर ही ज़ोहा बेगम को ये कहा गया था कि वरना ना तो ऑफिस फ़रोख्त हुआ था और ना ही मिल्स। और जब ज़ोहा की मैं जवाब देगी तो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक कराया। इसमें 80,25,000 मौजूद थे। हालांकि हसन से आखिरी मुलाकात से एक दिन पहले ज़ोहा ने बैंक से रकम निकलवाई थी तो 7 लाख रुपए बाकी बचे थे। इसने बैंक मैनेजर से मालूम किया तो उसने बताया कि आपके शौहर हसन साहब ये रकम जमा करवा गए थे। हसन, आपको अब भी मेरा ख्याल है। और मैं ज़ोहा घर आकर एक बार फिर फुट फुट कर रोई। ज़िंदगी में बरसों बाद शायद पहली बार आपके दरबार में बावजू होकर हाजिर हुई थी। नमाज अदा की, रो रो कर ख़ताओं, गलतियों, ज़्यादतियों और गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। इसी दौरान इन्हें गाँव हवेली बीबी जान अमीना का ख्याल आया तो वो बिजली की तेज़ी से उठी और अपना सूटकेस से पैक करने लगी। इन्हें यकीन था कि हसन, रोहा, आहद गांव में ही होंगे। वो सामान समेट कर गाँव के लिए रवाना हो गई। आहद ने रोहा को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई थी। अब वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त थी। जिस्म के ज़ख्म तो भर गए थे, लेकिन रूह के ज़ख्म इतने कारी थे कि रातों को सोने नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से वो सलार को, उसके रवैये को बढ़ाने की कोशिश करती थी, मगर तन्हाई में मौका मिलती हुई अपनी तमाम तर हशर सामानियों समेत इसके सामने आ जाता था। रोहा अपने ख्यालों में गुम बैठी थी कि आहद की आवाज़ पर चुकी हूँ। जी भाई, ज़रा गौर से देखकर बताओ, मेरा सर
सेहरा सजाने के लायक हो गया है क्या? आहद ने अपना सर पर हाथ फेरते हुए पूछा तो वो हंस पड़ी। क्यों भाई, खैर है ना? हूँ, पापा चाहते हैं कि मेरी शादी भी अब हो जानी चाहिए। रियली भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। कोई लड़की है आपकी नज़र में? रोहा ने पुरजोश लहजे में मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, एक लड़की है जो बार बार मेरी नज़र के सामने आ जाती है। अच्छा, कौन है वो? ज़हरा। रोहा का चेहरा बुझ सा गया। आहद बगौर देख रहा था। क्यों, अच्छी है ना? अच्छी तो है, लेकिन भाई आपको नहीं लगता कि ये अदले बदले की शादी बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है? एक फरीक में ज़रा सी गड़बड़, मामूली सी अनबन हो जाए तो साथ ही दूसरे को भी परेशानी उठाना पड़ती है, खमियाजा भुगतना पड़ता है। रोहन ने संजीदगी से कहा। अरे यार, कसम उठा लो मुझसे, मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। अब तो मैं बहुत नेक बच्चा बन गया हूँ। ईमान से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँ नहीं करूँगा। आहद ने बेसाख्ता कहा तो वो धीरे से हंसकर बोली। मुझे मालूम है कि मेरा भाई बहुत नेकशरी बच्चा है, लेकिन मेरी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, तुम्हारी वजह से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों इतना यकीन है मुझ पर? क्योंकि मैं जिस हालत में तुम्हें वहाँ से लाया था, इसने साबित कर दिया कि तुम रिश्तों की खातिर, ख़ानदान की इत्तेहाद और मिलाप की खातिर बहुत कुछ सहने का हौसला रखती हो। तुम एक जानिसार, बहादुर और वफाशा लड़की हो। मुझे तुम पर फ़ख्र है, और तुम्हारा भाई होने का कुछ तो असर मुझ पर होगा ना। तुम दिल से इस ख़ानदान को इकट्ठा देखना चाहती थी। हाँ, इकट्ठा देखना चाहती थी ना? आहद ने नरमी से इसका हाथ थाम कर कहा। आपको मेरे दिल का हाल कैसे मालूम? वो खुशगवार हैरत से बोली। भाई होना तुम्हारा माना कि हमने इकट्ठे दोस्ताना माहौल में कभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहन के दिल का हाल ना जान सकूँ। अब इंशाल्लाह हम हमेशा साथ रहेंगे दोस्तों की तरह। मुझे से कभी कुछ मत छुपाना। ओके? वो इसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से बोला। ओके थैंक्स भाई। वो इसके सीने से लग गई। आहद ने इसके सर पर बोसा दिया। फिर क्या ख्याल है, ज़हरा को भाभी के रूम में कबूल कर लोगी? पापा भी यही चाहते हैं। दरअसल वो भी तुम्हारी तरह अपने भाई के घर से रिश्ता मजबूत करना चाहती है। भाई, ज़िंदगी तो आपने गुजारनी है। अगर ज़हरा आपको पसंद है तो। जैसे आपकी खुशी वो उसके चेहरे को देखते हुए आस्तगी से बोली। नहीं रोहा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे अहम है। अगर तुम कहोगे तो मैं ज़हरा के लिए पापा को हाँ कर दूंगा। भाई, आपकी खुशी ही मेरी खुशी है, और मेरी खुशी ये है कि तुम हमेशा खुश रहो। आहद ने इसकी पछानी चूम ली तो वो मुस्कुराते हुए बोली। फिर हाँ कर दे पापा को। भाई, मेरी हाँ तुम पापा तक पहुँचा दो। मैं ठहरा मशरकी लड़का, मुझे इनके सामने शर्म आएगी। आहद ने शर्माने की अदाकारी करते हुए कहा। ओके ओए होए मेरा शर्मीला भाई, रोहा ने बेसाता हंसते हुए कहा। तो हसन, जो इनकी बातें सुनकर दरवाजे पर ही रुक गए थे, बहुत मसरूरत मुतमिन होकर वापस पलट गए थे। बीबी जान को भी तो ये खुशखबरी सुनानी थी। रमज़ान का महीना शुरू हो गया था। इस बार शदीद गर्मी में रोज़े आए थे और आहद और रोहा पहली बार रोज़े रख रहे थे और बहुत खुश थे। जोहा बेगम ने हवेली में सबसे अपने रवैये की माफ़ी मांग ली थी और सब ने इन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन इन्हें हसन ने ये नहीं बताया था कि आहद और रोहा कहाँ है। ये तो सलार तक को इल्म नहीं था। वो तो रोहा के मोबाइल नंबर पर दिन में 10 बार ट्राई करता, मगर नंबर मुसलसल बंद था, क्योंकि नंबर तो वो नया ले चुकी थी। आहद और रोहा को जोहा के हवेली जाने की खबर हसन के ज़रिए मिल चुकी थी। जोहा अब दिन रात रोहा और आहद के लिए बेकरार रहती कि आहद कहाँ चला गया। रोहा को लेकर रोहा को सलार पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता। वो चाहता तो पापा के साथ घर आ सकता था, इसे मना के ले जा सकता था, मगर वो उसका फ़ोन नंबर तक पापा से मांगने की हिम्मत ना कर सका। वो नमाज पढ़कर रो रो कर अपनी सुहाग की सलामती, खुशगवार ज़ौजी ज़िंदगी की दुआएं मांगा करती थी। आहद और ज़हरा के लिए मम्मा पापा बीबी जान सब के लिए दुआएं मांगती थी। इसका दिल इबादत में ऐसा लगा कि इसने तकाफ में बैठने का इरादा कर लिया। आहद ने इसके नेक इरादे की खबर सुनी तो कहने लगा। इरादा तो नेक है गुड़िया, मगर इस तरह तो मैं अकेला रह जाऊँगा। 10 दिन किस से बात करूंगा, और तुम अच्छी तरह सोच लो, इतनी गर्मी में 10 दिन एक कमरे में बंद होकर गुजार लोगी। भाई, कमरे में एसी तो चल रहा होगा ना? और क्या खबर फिर मुझे ये मौका मिले ना मिले, सारी ज़िंदगी रोज़े से गाफिल रहे हैं। अब एहसास हो गया तो कुछ तो हक के बंदगी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए ना? रोहा ने संजीदा मगर धीमे मुलायम लहजे में कहा। ठीक कहती हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। वो खुशी से मुस्कुरा दी। वो इत्तेकाफ में बैठ गई थी। हर नमाज के बाद वो मुल्क को कौम की सलामती वक़ार की दुआएं मांगने के बाद अपने घर, शोहर और ख़ानदान की बका और सलामती की खुशियों की, अपने शोहर के दिल में अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा करने की, अपनी खुशगवार ज़ौजी ज़िंदगी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करती थी। अपनी ख़ताओं, गलतियों और गुनाहों की माफ़ी मांगती। इसका दिल हर पल सलार हुसैन के दायमी मोहब्बत भरे साथ की दुआएं मांगता रहता। सलार ने जैसा भी सलूक इसके साथ किया था, मगर वो तो इसे दिलो जान से चाहती थी। वही इसका मोनस, मसीहा, महरम, मुख्तार और महबूब था। इसे और यकीन था कि एक दिन वो इससे दिलो रूह की गहराइयों से प्यार करेगा। इसे देख देख कर जिएगा। इसकी मोहब्बत सलार हुसैन जैसे स्टोन मैन को भी नरम कर देगी, और रोहा का यकीन गलत भी नहीं था। सलार हुसैन
दिन रात इसकी हिजर की आग में जल रहा था। अपना वहशियाना तशद्दुद याद करके वो अल्लाह से माफ़ी मांगता, दिली दिल में रोहा से माफ़ी मांगता। आजकल इसकी दुआओं का मरकज़ महवर सिर्फ रोहा की ज़ात ही, इसकी मासूम सूरत, इसकी शमीली मुस्कान, इसकी भीगती आंखें, इसकी जुल्फ़ों की महकती आबशार, गुलाब बदन की नरमनाहटें, इसकी खुशबू, इसकी आवाज़ की दिलकशी, इसकी बेलौस और सच्ची मोहब्बत, इसके हर हर अदा, हर हर अमल इसे याद आग के तड़पाता रहा, रुलाता रहा। किसी काम में इसका दिल नहीं लग रहा था। रोहा का कुछ अता पता नहीं था कि वो कहाँ है। बस इत्मीनान था कि अपने भाई के साथ गई तो खैरियत से ही होगी। पता नहीं वो इसे याद भी करती होगी कि नहीं। हाँ, मेरे जुल्म सितम को ज़रूर याद करती होगी, रोती होगी। मैंने इसे सिवाय दुख और आंसू के दिया ही क्या है जो वो मुझे मोहब्बत से याद करेगी। सलार बेबसी से सोचता और अक्सर इसकी आंखों से रोहा की जुदाई के साथ से आंसू बहने लगते। ईद का चाँद नजर आ गया तो रोहा ने 2 नफर शुक्राने की अदा की। अहद ने इसके लिए खास लिबास तैयार करवाया था। आसमानी रंग का बहुत खूबसूरत कामदार शलवार सूट था। कमीज़ और दुपट्टे पर सफ़ेद और सिल्वर रंग के चमकते सितारे नग बहुत शानदार छब दिखला रहे थे। ये लिबास पहन कर तैयार होगी। इबादत का नूर इसके हुस्न चेहरे पर अपनी झलक दिखा रहा था। वो बहुत मुतमिन थी, दिल पर कोई बोझ नहीं था। ने इसे एक मैसेज किया था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, और अब वो सरप्राइज़ गिफ्ट के मुतालिक अंदाज़ा लगाते हुए उलझ रही थी कि दरवाजे पर दस्तक के साथ ही हाथ की आवाज़ है, रोहा दरवाज़ा खोलो गुड़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहा ने धड़कते दिल कपाते होंठों से पड़ा था और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बहुत मुबारक हो माई स्वीट लिटिल सिस्टर। अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। हाथ ने पुरजोश अंदाज में कहते उसे अपने सीने से लगा ली, इसका माथा और सर चूमा, इसके गले में गुलाब के फूलों का हार डाला। शुक्रिया भाई, वो खुशी से नम आवाज़ में बोली। ठीक होना जानी। अहद ने इसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर देखते हुए मोहब्बत से पूछा था। जी भाई, वो मुस्कुरा दी। गुड, तुम्हारी तो सारी दुआएं कबूल हो गई। इस बार हम सब को ईद मनाने का सही मज़ा आएगा क्योंकि हम सब ने रोज़े रखे हैं। अच्छा, बाबा कहाँ है और मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट? नीचे चलो दिखाता हूँ। इसके शानों के गिर्द बाजू हाल करके खुशी से मुस्कुराता हुआ सीढ़ियों की तरफ आया तो जो ही रोहा की नज़रें सीढ़ियों से नीचे पड़ी तो वो हैरतज़दा रहेगी। ये इसकी नज़रों का धोखा था या वाकई सरप्राइज़ गिफ्ट था? वो समझ नहीं पा रही थी। बीबी जाना मीना जहरा इसके सामने थी, उनके पीछे मामा पापा भी मौजूद थे और सब के साथ वो सितमगर वो स्टोन मैन भी खड़ा था जिसे इसने रब से रो कर मांगा था। जिससे जैसे ही रोहा की नज़र सलार पर पड़ी वो इसकी निगाहों को महसूस करके दिलकशी से मुस्कुरा दिया। रोहा का दिल एकदम तेज़ तेज़ धड़कने लगा। इसे लगा वो बेहोश हो जाएगी। इसने घबरा कर राहत का बाजू पकड़ लिया। सलार इसके हुस्न को देखकर शॉक्ड हो गया था। क्या हुआ? अहद ने फिक्रमंदी इसका चेहरा देखा। भाई, ये सब रोहा का इशारा इन सब की जानिब था जो उसे मुस्कुराती और मोहब्बत हुई नज़रों से देख रहे थे। ये सब यहाँ ईद मनाने आए हैं और तुम्हें भी है ना सरप्राइज़ गिफ्ट? अहद ने सरगोशी के अंदाज़ में मुस्कुराते हुए बताया तो उसने सर हिला दिया। रोहा पुत्र, मेरी धी रानी, देख तेरी दादी तुझे मनाने आई है, मिलने आई है। आजा मेरी चांदनी। बीबी जान ने ऊपर निगाह उठा कर से देखते हुए बहुत प्यार से कहा तो अहद इसे लेकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरता गया। अस्सलाम वालेकुम। रोहा ने नीचे कदम रखते सबको मुश्तरका सलाम किया तो जवाब मुश्तरका आया था। मेरी लाडो रानी, तू तो चिराग है, नूर है मेरे घर का, मेरे सलार की ज़िंदगी का चाँद है, सूरज है। तेरे बगैर तो पूरी हवेली में अंधेरा छाया है और सलार की ज़िंदगी में भी बहुत प्यार करता है। तुझसे बड़ा रोया है वो, तुझे दुख दे के इसे माफ़ कर दे मेरी दी। बीबी जान इसे अपने गले से लगा कर आस्तीगी से कहा, इसके चेहरे को चूमा, हाथों को चूमा, फूलों का हार इसके गले में पहनाया। फिर अमीना ने भी यही अमल दोहराया। ज़ारा ने भी हार पहनाए। मुबारक हो भाई, मुबारक हो भाभी। चांद रात भी तकाफ भी इस खुशी के मौका पर मेरे भैया को भी खुशी दे दें ना। ज़हरा ने इसके गले लगकर धीरे से कहा तो उसकी निगाह खुद ब खुद सलार की तरफ उठ गई। वो इसी को देख रहा था। आंखों में मोहब्बत, नदामत और माजत के रंग नुमाया थे। सभी इसकी सफारशी बनकर आए थे मगर वो नहीं जानता था कि वो यहाँ आ गया था। रोहा के लिए यही शुक्र का मुकाम था। मामा वो जोहा के करीब पहुंची तो जोहा ने रोते हुए उसे गले लगा लिया और दीवाना वार इसका चेहरा चूमने लगी। बेटा मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ मामा, भूल जाएं गुजरी बातें, हमें अपने आज और कल में जीना है। अब रोहा ने रोते हुए कहा, लीजिए जनाब, आप आज पापा को कोई लिफ्ट ही नहीं कराई जा रही। हसन ने प्यार बड़ा शिकवा किया तो सब हंस पड़े। पापा आपने ऐसा सोचा भी कैसे? आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। रोहा ने उनके सीने से लगते हुए इनके सीने पर मुक्का मारकर मासूमियत से भीगती आवाज़ में कहा तो वो खुशी से हंसकर बोले, येस आई नो माई स्वीट हार्ट, आई लव यू टू पापा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। रोहा ने जोहा की तरफ देखा, फिर हसन को देखकर मायनी खेज अंदाज में कहा। वो इसकी इशारा समझ गए थे। आई नो नोटी गर्ल। और रोहा बेटा बहुत मुबारक हो, और हाँ एक सरप्राइज़ तुम्हारे लिए और है, और वो ये है कि तुम्हारा बीएससी का रिज़ल्ट आउट हो गया है। तुमने अपने कॉलेज में टॉप किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू
माई चाइल्ड, हसन ने मुस्कुराते हुए बताया। और रियली थैंक्स पापा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो रोहा खुशी से चेक की। फिर पापा इससे अपने साथ लगा सोफे पर जा बैठे। खाने पीने के लज़्मात मुलाजमी पेश कर रहे थे और वो फूलों के हारों से लदी सबके दरमियान बैठी थी। वो सब इसे गिफ्ट दिखा रहे थे जो वो रोहा के लिए लाए थे। सलार नमाज़ पढ़ने चला गया था। रोहा को पापा ने बताया कि ईद के तीसरे दिन इसकी रुखसती और वलीमे वाले दिन ज़हरा और आहद की शादी हो रही। वो इतने ढेर सारे सरप्राइज़ पाकर वाकई खुश थी और इस खुशी का शुक्र अदा करना भी ज़रूरी था। वो सब ईद का चाँद देखने लॉन में जा रहे थे और वो पापा को सजदा शुक्र अदा करने का बताकर अपने कमरे में चले। सुनिए आप कहाँ जा रही हैं? आहद ने ज़हरा के सामने आकर पूछा। वो मैं ईद का चाँद देखने। तो देखिए ना, ईद का चाँद आपके सामने ही तो है। जी, ज़हरा ने इसके शौक़ी लहजे जुमले में आंखों के जाविये पर सटपटा गई। जी, आपकी ईद यानी खुशियों का चाँद आपके सामने। आहद ने इसे दिलचस्पी से देखते हुए कहा तो वो नज़रें झुकाकर हया से मुस्कुरा दी। ज़हरा, हमारे बड़ों ने हमारे बारे में जो फैसला किया तुम इससे खुश हो ना? आहद ने संजीदगी मगर मलामियत से पूछा। आप खुश हैं? ज़हरा ने इस ऊंचे लंबे खूबरू नौजवान को देखते हुए उल्टे से सवाल किया। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, आहद ने ईमानदारी से जवाब दिया। फिर मैं नाखुश कैसे हो सकती हूँ? ज़हरा ने नज़रें झुकाकर हजाब अमेज़ लहजे में कहा और शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए तेज़ी से बाहर निकल गई। ओ यस, याहू! आहद इसकी बात की गहराई में उतरकर फरते मसरत से चीख उठा। सलाह नमाज पढ़कर आया तो लॉन में सभी मौजूद थे सिवाय रोहा के। वो बेकरार नज़रों से उसे इधर उधर तलाश करता रहा। आहद ने इसकी बेचैनी भांप ली और उसके पास आकर बोला, रोहा का तलाश कर रहे हैं, वो अपने कमरे में है, जाए मना लें उसे और प्लीज़ फिर कभी मेरी बहन को दुख मत दीजिएगा। डोंट वरी। सलाह ने इसके कंधे पर हाथ रखकर थपका और अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। रोहा 2 नफल शुक्राने के अदा करने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी चूड़ियाँ हार उतार कर रख रही थी। चूड़ियों से कलाई खाली होती तो यकायक इसका हाथ एक मजबूत हाथ की गिरफ्त में आगे से सटपटाकर चेहरा उठाकर देखा। सलार हुसैन इसके बेहद करीब खड़ा था अपनी तमाम तर वजाहतों के साथ। सलार ने वही रुन्नुमाई वाले कंगन जो वो आते हुए ज़हरा के ज़रिए इन्हें वापस लौटा आई थी इसकी कलाई में पहना दी। अब कभी इन्हें खुद से अलग मत करना और ना मुझे। सलार ने इसके रुखसार को नरमी से छूते हुए प्यार से कहा तो वो पूरी जी जान से जी उठी। इसके रूम में सलार का लम्स ज़िंदगी भरकर खुशी बनकर दौड़ रहा था। वो बस हैरत से इसे यकटक तके जा रही थी। कितने दिनों बाद इसे देखा था। प्यासी निगाहें इसकी एक दीद से अपनी प्यास बुझा रही थी। रोहा, मेरा जुर्म बहुत बड़ा है लेकिन एक बार मुझे दिल से माफ़ कर दो, फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सिर्फ मोहब्बत, चाहत और इज़्ज़त दूंगा। अल्लाह से भी बहुत रो के माफ़ी मांगी है, तुम भी माफ़ कर दो प्लीज़। सलार ने दामत से पूरे लहजे में कहा और इसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए तो वो तड़प उठी। इसकी बातों की सच्चाई पर उसे यकीन आ गया तो इसने बेख्तियार इसके बंधे हुए हाथ पकड़कर खोलकर अलग कर दिए। थैंक यू वेरी मच रोहा कि तुमने इस वैशी जंगली और स्टोन मैन को माफ़ कर दिया, वो खुशी से भीगती आवाज़ में बोला। सलार, रोहा ने तड़प कर कहा और इसकी आंखों से अश्कों के मोती फिसल कर रुखसारों पर आ गए। रोहा, आई लव यू, रियली वेरी लव यू। सलार ने इसके लबों को मोहब्बत से चूम लिया और वो खुशी से रोने लगी। रोहा, तुम अब भी प्यार करती हो ना मुझसे? जब आप जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? दिल की तसल्ली और खुशी के लिए बताओ ना जान प्लीज़, तुम्हारे पास मेरे लिए मोहब्बत का कोई गुलाब है अब भी? सलाह ने ज़िद करते हुए पूछा तो रोहा के समझ में ना आया कि क्या जवाब दे। फिर यकदम कुछ सोचकर ड्रेसिंग टेबल पर उतार कर रखे गुलाब के फूलों के तमाम हार से इसने उठाए और बढ़कर सलाह के गले में पहना दिए। मोहब्बत भरी चांद रात मुबारक हो रोहा। थैंक्स मेरी जान। सलार इसकी मोहब्बत की इस मासूम मुनफरिद मुसरत अमेज़ इज़हार पर आबिदा हो गया और बेख्तियार इसकी पेशानी चूमकर इससे अपनी पनाहों में समो लिया। रोहा भी बेख्तियार रोए गई। अब लोगों को माफ़ी तलाफ़ी होगी तो नीचे आ जाए, हम सब आइसक्रीम खाने जाने लगे हैं। और रोहा, ममा तुम्हें मेहंदी लगवाने के लिए बेताब हो रही हैं। आहद ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा तो वो दोनों जैसे होश में आ गए। रोहा ने इससे से अलग होकर अपने आंचल से आंसू साफ किए। सलार ने भी खुद को संभाल लिया। हार उतारते हुए बोला, रोहा जान, आहद से कह दो कि हम दोनों 4 रात इकट्ठे इसी कमरे में मनाएंगे। सलार ने खुशी से देखा था उसे। जी नहीं, इसके लिए आप 3 दिन इंतज़ार करें। वो हया से सुर्ख होती दरवाजे की सिमत बढ़ी। रोहा, जी। इसने मुड़कर इसका चेहरा देखा। आई लव यू। सलार ने प्यार से देखते हुए कहा तो वो शर्मा कर बोली, तो फिर मेरे पीछे पीछे आ जाए। पीछे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ साथ चलूँगा आखिरी दम तक। सलार ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम कर कहा तो वो खुशी से खिल उठी। और जिस वक्त वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सीढ़ियों से नीचे उतरे थे तो मम्मा, पापा, आहद और बाकी सब के लबों पर असुदा और इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट सज गई थी इन्हें खुश देखकर। तो यहाँ पे नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था मेहरमा दिला दिया और इसकी राइटर ने सुबास गुल। उम्मीद करती हूँ आपका नावल पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होती हूँ। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।